हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग दोबारा एक और न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं और जहां तक मेरा मानना है ये पहले से ही एक्सप्लेन होगी। मुझे भविष्य दिखाई देता है, मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग लिखेंगे ऑलरेडी एक्सप्लेन। देन लेट्स बिगिन। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर आसुई को देखते हैं जो अपने फादर के साथ में यहाँ पे मछलियां पकड़ने के लिए आया हुआ था। ये दोनों ही छोटे से गाँव से आते हैं और दोनों ही मछुआरे हैं। शायद हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर ट्रांसमिग्रेट होके आसुई की बॉडी के अंदर आया है जो की रियल बॉडी का नेम है, इसलिए वो अपने फादर को ही नहीं पहचान रहा था। तो उसके फादर उससे कहते हैं कि अपने बाप को ही भूल गए, साले पाल पोस के बड़ा किया है तुझे। इसके बाद वो आसुई से कहते हैं कि जाल बाहर निकालो, अभी घर चलते हैं, आज के लिए हमें इतना ही काम करना है, मछलियां अच्छी खासी इकट्ठा हो चुकी होंगी। जिसके बाद वो दोनों मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं और जाल बाहर निकालते हैं तो आसुई नीचे ही गिरने वाला था, लेकिन उसके फादर उसे रोक लेते हैं। इसके बाद जब वो दोनों खाना खा रहे थे तो उनके गले में हड्डियां फंस जाती हैं, तो आसुई पीठ पे मारने की जगह पे पीठ पे एकदम सुपर पंच दे मारता है। गले की हड्डी निकले ना निकले लेकिन सीने की जरूर टूट जाए। और वो दोनों इसी तरीके से अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी आसुई को यहाँ पे एक रेड क्रैब मछली दिखाई देती है, तो उसे पकड़ने के लिए पानी में ही कूद जाता है और वो पानी के अंदर कूदते कूदते वहीं पे ही बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया था। वो उससे कहते हैं कि तुम जाग गए, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसे हालातों में भी अपने फादर के बारे में सपने देख रहे हो। इनमें से इस बुड्ढे का नाम यहाँ पे साउजिंग है और दूसरे वाले का मिस्टर जैंग है। आसुई अपने हाथों को देखता है तो वो बंधे हुए थे। वो उन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों का क्या इरादा है। तो साउजिंग हम लोगों को बताता है कि जो मिस्टर जैंग है वो यहाँ पे आसुई को फंसा के ले आया यहाँ पे कि हमें रास्ता दिखा दो, और वो उसका इस्तेमाल यहाँ पे चारे के तरीके करने वाला है किसी मॉन्स्टर वाटर मॉन्स्टर के लिए। साउजिंग आसुई से कहता है कि अगर तुम दोबारा सोना चाहो तो फिर सो लो, क्योंकि इसके बाद हमेशा के लिए ही सो जाओगे। आसुई हम लोगों को बताता है कि ये उसका एक और सपना था। जैसा कि मैंने बताया कि मेन कैरेक्टर अभी ट्रांसमिग्रेट होके आसुई की बॉडी के अंदर आया है, यानी कि बॉडी का जो असली मालिक है वो चल बसा है और हमारे मेन कैरेक्टर उसकी बॉडी के अंदर आ गया है। उसकी आत्मा, कॉन्शियस या फिर सद्बुद्धि, क्योंकि बॉडी का असली मालिक यहाँ पे किसी बीमारी की वजह से चल बसा तो वो उसकी बॉडी के अंदर आ गया। जो उसकी बॉडी का असली मालिक था उसकी मदर यहाँ पे चल बसी थी आसुई को जन्म देते हुए, इसलिए उसके फादर ने ही उसे ऐसे अकेला पाल पोस के बड़ा किया था। लेकिन 3 महीने पहले ही उसके फादर भी चल बसे किसी बीमारी की वजह से, लेकिन अभी भी वो यहाँ पे अपने फादर के सपने देखता रहता है। सदमा कुछ ज्यादा ही बड़ा है। आसुई ने जो यहाँ पे 3 या 4 महीने जो बिताए थे अपने फादर के साथ में वो काफी ज्यादा सुहावने थे, क्योंकि वो बीमारी की वजह से अक्सर हॉस्पिटल में ही रहता था। लेकिन इसके बावजूद अब वो यहाँ पे एक चारे की तरीके फंसा लिया गया है सिटी गवर्नर की वजह से। साथ ही में आसुई को यह भी पता चला कि इस दुनिया के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यहाँ पे इकट्ठा की जा सकती हैं। कुछ पीपल यहाँ पे ट्रेन करते हैं और एक पावरफुल स्टेट पे पहुंच जाते हैं जिनको यहाँ पे कल्टीवेटर बोला जाता है। लेकिन इस दुनिया के अंदर सिर्फ ह्यूमन ही ट्रेनिंग करके इवॉल्व नहीं हो सकते हैं, एनिमल्स भी यहाँ पे खुद को ट्रेन करके इवॉल्व कर सकते हैं। अब उसी टाइम पे मिस्टर जैंग को दिखाई देता है कि पानी का मॉन्स्टर वहाँ पे आ चुका है। तो वो पानी का मॉन्स्टर एक तरीके से कल्टीवेटर मॉन्स्टर था और एक बहुत बड़ा घड़ियाल था। वह मिस्टर जैंग ने सोचा था कि पानी का मॉन्स्टर ज्यादा बड़ा नहीं होगा, सिर्फ आधे मीटर का ही होगा, यानी 1.5 फीट। लेकिन इन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो साला 8 मीटर का निकल जाएगा। वो घड़ियाल बस इनके आसपास ही घूम रहा था, पानी के ऊपर आ रहा था, पानी के अंदर जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद इनकी बोट यहाँ पे उल्टे मार रही थी, कभी भी पलट सकती थी। फिर वो घड़ियाल इनकी बोट की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो जो मिस्टर जैंग थे वो आगे से यहाँ पे कमर कस लेते हैं और फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इन्होंने 10 सालों तक लगातार ट्रेनिंग की है किसी हैंड जस्टर या फिर हैंड मूव के चलते, इसलिए आगे से कहते हैं ये स्ट्राइक दुनिया हिला देगी। तभी घड़ियाल बाहर निकलता है और वो बोट के साथ ही मिस्टर जैंग को भी निकल जाता है। कहता है पेड़ में दुनिया हिलाना तुम मेरी। अब मिस्टर जैंग के खत्म हो जाने की वजह से साउजिंग की फटती ही ये कहता है कि मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। तभी उसकी नजर आसुई के ऊपर पड़ती है तो वो उसके हाथ के ऊपर रामपुरी मार देता है और उसे पानी के अंदर फेंक देता है। खून की महक की वजह से घड़ियाल आसुई के पीछे आएगा, ना कि साउजिंग के पीछे। आसुई पानी के नीचे जैसे ही गिरता है तो वो तुरंत यहाँ पे हाथों को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन महक की वजह से घड़ियाल उसकी तरफ ही आगे बढ़े जा रहा था। इसके बाद आसुई भी यहाँ पे बेहोश हो जाता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। लेकिन तभी उसके फादर की सोल या फिर विजन उसके पास आते हैं, उसे कहते हैं उठ बे उठ। उसे कह रहे थे उठ जा साले उठ। तो फिर आसुई अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जब उसे होश आता है तो उसने यहाँ पे उसी लकड़ी के पिलर को पकड़ा हुआ था जिसके ऊपर यहाँ पे उन दोनों ने एक साथ मिलके अपने चेहरे की तस्वीर, पूरे खानदान, अपनी मदर का नाम लिखा हुआ था जो उसकी फादर की बोट का हिस्सा था। लेकिन तभी घड़ियाल उसके ऊपर यहाँ पे पूंछ मारता है तो वो उसे दोबारा पानी के अंदर खींच लेता है। इसके बाद घड़ियाल यहाँ पे आसुई को पानी के अंदर ले जाने लगता है खींचते हुए, और अब आसुई के अंदर कुछ भी नहीं बचा था। उसने यहाँ पे सारी कोशिश कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद अब वो पूरी तरीके से बेसहारा है। फिर वो घड़ियाल आसुई को पानी के तट पे छोड़ देता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है अपना बड़ा सा मुंह खोल के। और तभी फैंग का हाथ यहाँ पे एक सीक्रेट चेस्ट या फिर ट्रेजर के ऊपर पड़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर कॉलरन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद वाटर स्पिरिट यहाँ पे सक्सेसफुली आसुई के साथ अटैच हो जाती है और उसकी नई स्किल अनलॉक हो जाती है जिसका नाम वाटर कंट्रोल था। आसुई के लिए वाटर स्पिरिट जो यहाँ पे अवेलेबल थी उसका नाम एक्वाटिक मंकी था, यानी कि पानी का बंदर। इसके बाद आसुई की बॉडी को यहाँ पे रिकवर किया जाता है तो उसकी आंखें खुलती हैं और वो हैरान था कि वो पानी के अंदर है
और अभी तक वो मरा कैसे नहीं, क्योंकि भाई अब पानी के अंदर वो सांस ले सकता था। इसलिए वो पहले तो हैरान होता है कि ये क्या हो रहा है, मैं हवा में तैर रहा हूँ या पानी में तैर रहा हूँ। दरअसल उसे फील हो रहा था कि वो पानी के अंदर है, लेकिन इसके बावजूद उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी जमीन के ऊपर खड़ा हुआ है, क्योंकि रेजिस्टेंस पूरी तरीके से गायब हो चुका था। सिस्टम आसुई को अपनी स्किल के बारे में बताता है कि वो यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर कंट्रोल कर सकता है। बेसिकली एक ऐसी स्किल जिलते चलते वो यहाँ पे पानी के करंट्स यानी कि बहाव को मैनिपुलेट कर सकता है, जिसके लिए उसकी फिजिकल एनर्जी को कंज्यूम किया जाएगा। इसके बाद आसुई को महसूस होता है कि वो पानी के अंदर सांस ले सकता है, उसकी चोटें ठीक हो चुकी हैं, लेकिन तभी उसके पीछे से घड़ियाल बाहर निकलता है और उसे दोबारा खाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वाटर फ्लो की वजह से घड़ियाल एक जगह पे ही रुक चुका था। आसुई को समझ में आ जाता है कि अब वो यहाँ पे पानी की करंट्स को आसानी के साथ कंट्रोल कर सकता है, जैसा कि सिस्टम ने उसे बताया था और जैसा कि नॉवेल्स में होता है। इसलिए पानी के अंदर उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, अब वो जैसे चाहे वैसे यहाँ पे पानी को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन तभी उसकी पानी के फ्लो को कंट्रोल करने वाली जो स्किल थी उसका टाइम लिमिट खत्म हो जाता है, तो घड़ियाल आजाद हो जाता है और वो दोबारा उसे खाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन आसुई अब पानी के अंदर ज्यादा जल्दी जल्दी मूव कर पा रहा था और उसे पता था कि अगर वो इस तरीके से चलता रहा तो वो जल्दी यहाँ पे निपट जाएगा। इसलिए जब वो इस बारे में सोच ही रहा था अगर यहाँ पे घड़ियाल को कंट्रोल करने का कोई तरीका होता, तभी सिस्टम बाहर निकलता है और उसे एक और नई स्किल देता है। इसका नाम ब्लड डोमिनेंट तलिस्मा था, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पे अपने ब्लड का इस्तेमाल करके एक एशियन ड्यून के चलते वो यहाँ पे किसी भी एक्वाटिक स्पिरिट यानी कि पानी के स्पिरिट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना सकता था। जिसके बाद वो घड़ियाल यहाँ पे दोबारा आसुई के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ रहा था, तो आसुई जल्दी से यहाँ पे अपने आप को इधर उधर मूव करता है और दोबारा वाटर फ्लो को उसे कंट्रोल करते हुए यहाँ पे घड़ियाल को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार वो दोबारा यहाँ पे वाटर फ्लो को तोड़ देता है। तो फिर आसुई जल्दी से यहाँ पे ब्लड डोमिनियन तलिस्मा का इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट इंटेंट का इस्तेमाल करता है और वो यहाँ पे घड़ियाल के ऊपर अपना हाथ रख देता है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन घड़ियाल की स्पिरिचुअल पावर कुछ ज्यादा ही थी, इसलिए आसुई यहाँ पे पीछे धकने लगता है और उसकी आंख भी यहाँ पे घड़ियाल के अंदर चेंज होने लगती है। तभी आसुई यहाँ पे अपने पास्ट को याद करता है कि वो साला पड़ा ही रहता था, कोई काम धंधा नहीं करता था और वो ये सोचता है कि वो लगातार जीना चाहता है, तो फिर उसे यहाँ पे इस बीस्ट को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों हाथों का जोर लगाता है और सक्सेसफुली यहाँ पे पानी से बाहर आ जाता है, यानी कि जीत आसुई की हुई। जिसके बाद उसके पीछे पीछे घड़ियाल भी आता है और उसने यहाँ पे सक्सेसफुली घड़ियाल को अपना सब ड्यू यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पेट बना ही लिया था। बाय द वे घड़ियाल का नाम यहाँ पे लियांग्यू है। जिसके बाद हम लोगों को यहाँ पे वाटर स्पिरिट के बारे में बताया जाता है, यानी एक्वाटिक मंकी के बारे में, जिसका फ्यूजन लेवल अभी इतने समय यहाँ पे आसुई के साथ में सिर्फ 5 था, कोई भी वाटर एसेंस नहीं है। वहीं पे आसुई के पास इतने समय यहाँ पे लियांग्यू ही है, जिसको भी इवॉल्व करने के लिए यहाँ पे एसेंस पॉइंट लगेंगे। इसके बाद हमें वाटर मंकी की एवोल्यूशन के बारे में बताया जाता है, जो कि यहाँ पे ये स्पिरिट ग्रेट मास्टर जुनवू के साथ में जन्म ली थी, यानी कि उससे जन्म ली थी और इसका पोटेंशियल यहाँ पे लिमिटेड है और ये ज्यादातर वीक लोगों के लिए ही सुटेबल है। इसके बाद आसुई लियांग्यू से कहता है कि तुम अभी के लिए यहाँ से चले जाओ, अगर मुझे कुछ भी जरूरत होगी तो मैं यहाँ पे आके तुम्हें बुला लूंगा। आसुई हम लोगों को बताता है कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में एक स्पिरिचुअल लिंक बन चुका है, अगर उसे आसुई की कभी भी जरूरत होगी तो वो यहाँ पे आके उसे कभी भी यहाँ पे बुला सकता है और लियांग्यू उसके पास भागा भागा चला आएगा। इसके बाद वो आसुई अपने घर के लिए निकल जाता है और वहीं पे हम लोग लियांग्यू को देखते हैं, जो कि चलते चलते एक गुफा के अंदर चला जाता है, जहाँ पे पहले से ही शायद से बहुत सारे ट्रेजर से पड़े हुए थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आसुई के गाँव को देखते हैं, जहाँ पे जो साउजिंग बच चुका था वो यहाँ पे स्टुअर्ट ज़ैंग यानी कि किसी ज़ैंग फैमिली का बटलर होगा, तो साउजिंग उसको यहाँ पे लीड करते हुए आसुई के घर की तरफ लेके जा रहा था। वहीं पे गाँव वाले काफी अच्छे थे, उन्हें यहाँ पे आसुई की चिंता हो रही थी कि ये साले आसुई के घर की तरफ क्यों जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग आसुई के बचपन के दोस्त को देखते हैं, जिसका नाम लीवाओ था। भाई तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं जो लियांग को चिल्ला रहा था कि वो घड़ियाल का नाम है, वो आसुई का ही नाम है। दो नाम है भाई के। वहीं पे साउजिंग अपने मन के अंदर यही सोच रहा था कि अगर आसुई खत्म हो चुका है तो वो उसके फॉर्चून उसके घर को यहाँ पे अपने नाम पे ले सकता है। उसने इतना सब कुछ झेला है भाई मिस्टर ज़ैंग की वजह से, वो यहाँ पे मरते मरते बचा है, तो इतना तो वो ले ही सकता है। इसके बाद वो लात मार के यहाँ पे दरवाजा तोड़ देता है। ग्रैंड मस्ती देख रहे हो बुड्ढे की, चाहता तो दरवाजा खोल भी सकता था, लेकिन साउजिंग को झटका इस बात का लगता है कि आसुई तो जिंदा है। वो उससे कहता है तुम तो जिंदा हो, लेकिन तभी साउजिंग के पीछे जो यहाँ पे स्टुअर्ट ज़ैंग था वो आगे से कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो भाई, बिना सोचे समझे कुछ भी बक देते हो। तो साउजिंग आगे से कहता है कि यही बंदा आसुई है। तो स्टुअर्ट ज़ैंग उससे कहता है कि तो तुम आसुई हो ना, तुम अभी जिंदा हो, काफी ज्यादा लकी हो भाई। इसके बाद स्टुअर्ट ज़ैंग अपने लोगों से कहता है कि इसे पकड़ लो। तो आसुई आगे से कहता है ये क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो यो। लेकिन तभी साउजिंग उसके पेट के ऊपर एकदम गड़ाम से घुसा मारता है, ये कहते हुए कि हम लोग तुम्हें यहाँ से ले जाने वाले हैं। गाँव वालों के खातिर हम लोगों ने यहाँ पे ग्रेट वॉरियर ज़ैंग को बुलाया था ताकि वो वाटर मॉन्स्टर को यहाँ से भगा सके, लेकिन तुम उस पानी के मॉन्स्टर के साथ मिलकर यहाँ पे वॉरियर ज़ैंग को तुमने खत्म कर दिया, जिससे हम लोगों को काफी ज्यादा भरपाई हुई और सभी लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इस पे आसुई आगे से कहता है कि दो मुही साहब, पहले खुद को देख ले, तूने मुझे बांध बूंद के यहाँ पे चारे की तरीके इस्तेमाल किया था मॉन्स्टर के लिए, लेकिन मॉन्स्टर ने उल्टा तुम्हारी बुंडी फाड़ दी। इस पे साउजिंग आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने यहाँ पे ज़ैंग को मारा है, इसके बावजूद तुम उल्टा मुंह चला रहे हो, तुम एक मॉन्स्टर
मॉन्स्टर मॉन्स्टर। इसके बाद वासुई हम लोगों को अपनी पास्ट के बारे में बताता है कि उसके पास कोई भी पेरेंट नहीं थे, वो एक अनाथ था। तो फिर हर कोई उसे यहाँ पे किसी तरीके का अजीब इंसान ही समझता था। क्लास के जितने भी लौंडे थे वो उसे कहा करते थे कि तू जैसे अनाथ है यहाँ पे चोरी करने की आदत के साथ ही पैदा होते हैं, और उसके बैग के ऊपर मॉन्स्टर नाम का चीज चिपका देते हैं। बाय द वे इंडिया में तुमने बुलिंग बहुत कम ही देखी होगी इस तरीके की, यहाँ तो रट्टे दबोच लेते हैं, लेकिन दूसरे देशों में इस तरीके का बैग पे कुछ चिपका देते हैं और उसे यहाँ पे परेशान करने लगते हैं। इसलिए आंसू लोगों को घूर घूर के ही देखे जा रहा था। तो एक बंदा उससे कहता है घूर क्या रहे बे, हिम्मत है तो फिर आप मार के दिखाना। और आंसू के लिए मॉन्स्टर उसे कहना कोई नई बात नहीं थी, और वो उस बंदे के मुंह के ऊपर धर भी देता है और 2 दांत तोड़ देता है। वह पे आंसू बिल्कुल भी शांत नहीं था। वो आगे से कहता है कि पावर से रिवील करनी पड़े तो भी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे रिवील कर दूंगा। इसके बाद वो साउजिंग की पेट के ऊपर अपना साथ दे के मारता है और एक पानी के तबले को नीचे गिरा देता है। भाई तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये बिना पानी के तड़पती हुई मछली के अलावा और कुछ भी नहीं है। अबे क्योंकि स्किल्स ही वैसी है, पानी को ही कंट्रोल कर सकता है, ये बिना पानी के क्या ही करेगा। फिर इसके बाद आंसू यहाँ पे रेडी था इन लोगों को पानी के साथ में काटने के लिए। जिसके बाद साउजिंग यहाँ पे स्टुअर्ट जंग से कहता है कि हमें इसे यहाँ पे लेके चलना चाहिए जाओ मनार के अंदर। जिसके बाद वो यहाँ पे स्टुअर्ट जंग से एकदम चुपके में कहता है कि हम लोगों को और भी ज्यादा लोगों की जरूरत है उस चीज को खिलाने के लिए, और ये एकदम परफेक्ट रहेगा, ना इसके पास कोई है और ना इसके कोई रिश्तेदार हैं, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट यहाँ पे आंसू को उठवा तो सकते नहीं। इसलिए वो उससे कहते हैं अगर तुम यहाँ पे मास्टर साहब के एडॉप्टेड सन बनने को राजी हो तो फिर हम लोग इसे जाने देंगे, नहीं तो तुम्हारे पैर तोड़ देंगे। तो पीछे जो लोग थे उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये इसी तरीके से कई सारे एडॉप्टेड सन को उठा चुके हैं, जिसके बाद वो गायब भी हो जाते हैं दूसरी कंट्री में जाके, और उनके बारे में कोई अता पता नहीं रहता। इसीलिए लोग यहाँ पे टांगे तोड़वाना ज्यादा पसंद करते हैं किसी एडॉप्टेड सन बनने से ज्यादा। हालांकि तभी भी जैसे आवाज आती है कि कौन है वे, दिखाओ तुम वाले बंदे के मेरे टांगे तोड़ के, साले तुम्हारी उंगलियां तोड़ के तुम्हारे पिछवाड़े में घुसा दूंगा अगर तुम लोगों ने कुछ भी किया तो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे विलेज चीफ आ जाते हैं, और विलेज चीफ का और इतने समय हाई लेवल पे स्टुअर्ट जंग भी यहाँ पे विलेज चीफ से ज्यादा कुछ कह नहीं पाता, और वो स्टुअर्ट जंग से कहते हैं कि मैं दासुन डायनेस्टी का ऑफिशियल हूँ, क्या तुम मेरे ऊपर भी एक हमला करना चाहते हो क्या। इसके बाद वो स्टुअर्ट जंग से कहते हैं कि यहाँ तक कि तेरा मास्टर भी मेरे सामने आके पैर चाटता है मेरे, अगर मैंने एक रिपोर्ट कर दी तो तेरे साथ साथ तेरा खानदान भी गायब हो जाएगा। और ऑफ कोर्स स्टुअर्ट जंग की फटी पड़ी थी, वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो जाते हुए कहता है कि वो इस चीज को भूलेगा नहीं। इस पे वो लोग उससे कहते हैं जाना गौड़िया। उन लोगों के जाने के बाद विलेज चीफ आंसू से कहते हैं अगर तुम इन सभी चीजों को अवॉइड कर सकते हो तो फिर कर दिया करो। इस पे आंसू आगे से कहता है कि वो ये चीज याद रखेगा, जिसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। वह पे आंसू को बताता है कि ऐसी चीजें फ्यूचर में होती ही रहेंगी, और विलेज चीफ जैसे लोग उसे यहाँ पे बार बार बचाने के लिए नहीं आएंगे, तो फिर उसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा जब सिस्टम उसे यहाँ पे मौका दे रहा है। उसी टाइम पे आंसू के पास नोटिफिकेशन आता है कि वाटर एसेंस यहाँ पे डिटेक्ट किया गया है, जो कि घड़ियाल भाई साहब ने किया था। जिसके बाद आंसू उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे वो घड़ियाल को बुला सकता है। बाय द वे घड़ियाल का नाम यहाँ पे तय हुआ है, जो कि आगे चल के क्यूट नेम के अंदर चेंज हो जाएगा, तो अभी के लिए समय से घड़ियाल ही बुलाते हैं। आंसू यहाँ पे घड़ियाल को समन करता है तो वो पानी के अंदर से बाहर तो निकलता है, लेकिन छोटे फॉर्म के अंदर। इसको देख के आंसू इससे पूछता है कि तुम तो बड़े हुआ करते थे, अचानक से छोटे कैसे हो गए। तो सिस्टम उसे बताता है कि बड़ी फॉर्म यहाँ पे ज्यादा एनर्जी कंजर्व करेगी, इसलिए यहाँ पे छोटी फॉर्म दे दी गई है जिसका एनर्जी कंजर्वेशन एकदम लो है। घड़ियाल उससे कहता है देख क्या रहा है साले, तेरा ही पेट हूँ। इसके बाद आंसू घड़ियाल से कहता है कि तुम्हें वाटर एसेंस मिला था, जल्दी से मुझे उस जगह पे ले चलो। तो वो दोनों ही तैरते हुए उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे वाटर एसेंस था, और हमें जो पिछले एपिसोड में दिखाया गया था, सॉरी चैप्टर में, तो फिर वहाँ पे क्रोकोडाइल ने वही चीज देखी थी जिसके बारे में मैंने बताया था कि कोई ट्रेजर हो सकता था। इसके बाद आंसू उन जब चीजों को यहाँ पे चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये लेजेंडरी मिस्टिक हर्ब्स हैं। सिस्टम आंसू से कहता है कि इनके अंदर वाटर एसेंस है, तुम चाहो तो इन्हें एब्जॉर्ब कर सकते हो। आंसू हम लोगों को बताता है कि इस दुनिया के अंदर यहाँ पे कई सारे नेचुरल ट्रेजर्स रहते हैं जिनको एब्जॉर्ब करके यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हासिल की जा सकती हैं। इन प्लांट्स के अंदर स्पेशल इफेक्ट होता है, इसलिए इनको यहाँ पे मिस्टिक हर्ब्स कहा जाता है। ऐसा बोला जाता है कि जाओ मनार के बैकयार्ड में एक आइस पाउंड है, जिसके नीचे यहाँ पे कई सारे स्पेशल वाटर चेस्टनट यानी कि सिंघाड़े उगते हैं, और जाओ फैमिली उन्हीं का इस्तेमाल करती है यहाँ पे अपने आप को एक कल्टीवेटर बनाने के लिए। इसके बाद आंसू यहाँ पे उन हर्ब को इकट्ठा करने लगता है, और वो पीछे मुड़ के घड़ियाल से भी कहता है कि मदद कर दो यार, लेकिन वो बंदा भाई खा के पड़ा हुआ था। ये कहते हुए साले ढूंढ के दिया उतना ही काफी है, नहीं तो पड़ा रहता है इसे। तो आंसू इससे कहता है कि तुम तो एकदम आलसी हो यार, अब से मैं तुम्हें यहाँ पे इमूवेबल बुला दूंगा, ना हिलने वाला, तुम्हारा डेट ऑफ हो जाएगा, इसलिए हम इसे घड़ियाल ही बुलाएंगे। इसके बाद आंसू सभी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करता है और ऊपर आ जाता है और उन्हें खाने लगता है। आंसू जैसे एक बाइट लेता है तो फिर वो इनका इस्तेमाल यहाँ पे फ्यूजन को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए कर सकता था, और वो जैसे जैसे इन्हें खाते जा रहा था तो फिर एक एक करके वाटर एसेंस पॉइंट मिलते जा रहे थे, जो कि हर एक बाइट पे एक मिल रहे थे। और जब आंसू दबा के उन हर्ब्स को खा लेता है तो फिर उसके पास यहाँ पे 25 वाटर एसेंस पॉइंट हो जाते हैं, और सिस्टम उससे पूछता है कि तुम इन्हें यहाँ पे किन पे इस्तेमाल करना चाहते हो, घड़ियाल के ऊपर या फिर अपने ऊपर। तो आंसू सबसे पहले अपने ऊपर ही करता है, क्योंकि वो पानी के बाहर ही रहता है, इसलिए वो जल्दी से उनको यहाँ पे फ्यूजन के अंदर इंडस्ट कर देता है। तो फिर उसका फ्यूजन यहाँ पे 7.5% से बढ़ जाता है, और आंसू को महसूस हो रहा था कि उसकी
पावर यहाँ पे बढ़ती जा रही है, अब वो यहाँ पे उन सभी लोगों के साथ आसानी के साथ फाइट कर सकता था जिनके साथ वो दिन में यहाँ पे मार खा रहा था। वहीं पे उसकी वाटर फ्लो कंट्रोल फोर्स भी अब यहाँ पे 22 किलो के आसपास हो चुकी थी, यानी कि वो इतना यहाँ पे पानी को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन आसुई के पास अभी भी यहाँ पे एक बहुत बड़ी परेशानी बाकी थी, जो की थी यहाँ पे पैसे, और ऊपर से ठंडी आने वाली थी, इसलिए यहाँ पे जो घड़ियाल है उसका वाटर फ्लो ब्लड फ्लो काफी ज्यादा कम हो जाएगा, तो वो हाइबरनेट करने के लिए चला जाएगा। तो फिर उसको यहाँ पे इस मछलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे आसुई को मछलियों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि घड़ियाल यहाँ पे आसुई की मदद करते हैं मछलियां पकड़ने में, और उसे एक बड़ी मछली ला के देता है जिसको वो बेच के यहाँ पे आजकल के पैसों की दिक्कत खत्म कर सकता है। इसलिए आसुई घड़ियाल से कहता है, यू आर ग्रेट ब्रो, तुम आज से मेरे पेट नहीं ब्रो हो ब्रो। फिर हम लोग आसुई को देखते हैं जो कि यहाँ पे मार्केट के अंदर जाता है और उस मछली को बेच देता है, और उसे काफी अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। विवेक को इस दुनिया की एक अच्छी चीज लगी ये थी कि यहाँ के जो मर्चेंट है यानी कि जो बेचने वाले हैं वो पुरानी दुनिया की आंटीज की तरीके नहीं है, उन्हें ज्यादा मोल भाव करना ज्यादा पसंद नहीं है, वो एक दाम बताते हैं और एक पे ले लेते हैं। अगर मैं तुम लोगों को बता दूं कि चाइना के अंदर बार्गेनिंग काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा टफ है। इसलिए टफ नहीं है कि वो पैसे नहीं कम करते, इसलिए टफ है क्योंकि वो इतना बता देते हैं कि तुम कम से कम पे भी लेके जाओगे तब भी उन्हें प्रॉफिट होगा, यानी कि दोनों हालातों में कटना तुम्हारा ही है। अब आसुई ने यहाँ पे सारी प्रॉब्लम खत्म कर ली थी, अब उसको डायरेक्ट यहाँ पे चाहिए था बदला साउजिंग के साथ में, और तभी बदला चलते हुए आ जाता है जो कि उसे कहता है कि आसुई क्या कर रहे हो भाई, उस दिन हम दोनों के बीच में बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी, इसलिए मैं तुमसे मिलकर माफी मांगना चाहता हूँ। अगर तुम्हें दिक्कत नहीं तो फिर मेरी बोट पे आ जाओ, हम लोग वहाँ पे बैठ के आराम से खाए पियेंगे और सारी गलतफहमी वहाँ पे दूर कर लेंगे, चिंता ना करो, सिर्फ हम दोनों ही वहाँ पे होंगे। और ये मन के अंदर सोच रहा था कि हम दोनों ही होंगे, तू भाग के कहाँ पे जाएगा, पानी के अंदर तू कितना तैर लेगा। आसुई भी लाइक, देख रहे हो बुढ़े को, खुद चलना चाहता है पाप की सीढ़ी के ऊपर। आसुई उससे कहता है कि सिर्फ हम दोनों होंगे ना तो फिर बिल्कुल बढ़िया है। जिसके बाद हमें उन दोनों की एक मुलाकात से पहले की एक रात दिखाई जाती है जहाँ पे स्टुअर्ट ज़ोंग ने साउजिंग की अच्छे से खातिरदारी की थी, और स्टुअर्ट ज़ोंग यहाँ पे साउजिंग को बताता है कि कुछ गलत हो चुका है एक्सपेरिमेंट के साथ में, जो इतने समय यहाँ पे चल रहे थे और कई सारे लोग यहाँ पे चल बसे हैं, इसलिए मनार को यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है मटेरियल्स की। आसुई एक ऑर्फन है, उसके पास कोई भी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए वो एक परफेक्ट चॉइस बनता है। तुम्हें यह बात समझ में आ रही है कि हमें उसकी कितनी ज्यादा जरूरत है। इस पे साउजिंग आगे से कहता है कि हाँ उसे समझ में आ चुका है, वो यहाँ पे आसुई को किसी भी कीमत पे लेके आएगा, कल वो उसे जाके खुद ही बांध लाएगा और वो कभी भी भाग नहीं पाएगा। जिस पे स्टुअर्ट ज़ोंग उसे कहता है अगर तुम ये कर लेते और ये अच्छे से काम बन जाता है तो फिर मास्टर ज़ाओ यहाँ पे खुद पूछेंगे कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे उनकी मदद की है इमॉर्टलिटी के अंदर, उनको असेंड करवाने में या फिर भेजने में। जिस पे साउजिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और स्टुअर्ट ज़ोंग उससे कहता है हाँ सच में, और वो साउजिंग को ये भी बताता है कि वो भी यहाँ पे एक इमॉर्टल बनने वाला है। तो फिर साउजिंग के मन के अंदर भी यहाँ पे लड्डू फूटने लगते हैं कि वो भी एक इमॉर्टल बनेगा, वो भी यहाँ पे असेंड होगा। मतलब इसके पिट्टू के ऊपर ये जो तुम छाती बाती देख रहे हो ये वो डिमोनिक सील है जिसके चलते ये लोग यहाँ पे एलेक्सियर का काम करते हैं या फिर फूड सोर्स का काम बनते हैं किसी डीमन या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वी नो दिस शिट। जिसके बाद वो दोनों बोर्ड पे आ जाते हैं और वहीं पे हम लोग देखते हैं कि साउजिंग आसुई से कह रहा था कि नजारा बढ़िया है ना, जिसके बाद वो यहाँ पे जो सूप बना रहा था उसके अंदर यहाँ पे कोई पॉइजन पिल भी डाल देता है। वहीं पे आसुई बार बार कंफर्म कर रहा था कि आसपास कोई दूसरी बोट नहीं है ना, जिसपे साउजिंग आगे से कहता है बिल्कुल भी नहीं, और साउजिंग ने ये जानबूझ के किया था कि कोई भी बोट आसपास ना रहे, लेकिन आसुई जैसे ही इस सूप को पिएगा तो फिर उसकी बॉडी यहाँ पे अकड़ जाएगी। इसके बाद वो जितना चाहे उतना चिल्ला ले, कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। जिस पे आसुई उससे कहता है तो काफी ज्यादा बढ़िया बात है। जिसके बाद वो यहाँ पे पानी को कंट्रोल करते हुए साउजिंग के मुंह को पूरी तरीके से ढक लेता है जिससे उसका दम घुटने लगता है, जिसके बाद वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। और जब साउजिंग की नींद खुलती है तो फिर उससे यहाँ पे आसुई कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही सो रहे थे भाई, काफी अच्छे खराटे लिए, मेरे तो कान दर्द होने लगे। साउजिंग उससे पूछता है तुम क्या करने वाले हो। इस पे आसुई उससे कहता है काफी अच्छा माल कमाया तुमने मुझे बेच के, चलो ये तो पैसे ही मेरे काम आएंगे। इस पे साउजिंग यहाँ पे अब आसुई से कहने लगता है कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ। आसुई उसे कहता है ये वही जगह है जहाँ पे तुम मुझे बांध के लेके आए थे और यहीं पे ही वो वाटर बीस्ट आया था। इसके बाद घड़ियाल बाहर निकलता है, वो भी अपनी फुल फॉर्म के अंदर ही। उसको देख के साउजिंग की फट जाती है। इस पे आसुई उसे बताता है कि हाँ ये वाटर मॉन्स्टर ही है, लेकिन ये मेरा पेट है, तुमने कहा नहीं था कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तो मैं हाँ एक सच में एक मॉन्स्टर हूँ। इसके बाद साउजिंग अपना सर जमीन के ऊपर मारने लगता है ये कहते हुए कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मुझे जाने दो। इस पे आसुई पूछता है कि चलो ये बताओ कि स्टुअर्ट ज़ोंग यहाँ पे इतने सभी लोगों को क्यों इकट्ठा कर रहा है और उन्हें अडॉप्ट कर रहा है। इस पे साउजिंग बताता है कि वो सभी लोग मटेरियल्स हैं जो कि यहाँ पे मास्टर ज़ाओ के असेंशन में मदद करेंगे ताकि वो इमॉर्टलिटी अचीव कर सके। उन सभी का इस्तेमाल यहाँ पे इमॉर्टल एलेक्सियर रिफाइन
करने के लिए किया जाएगा। आसुई आगे से कहता है कि इस तरीके से तो तुम लोगों ने यहाँ पे कई सारे इनोसेंट लोगों को पकड़ा होगा। जिस पे साउजिंग आगे से कहता है मुझे फोर्स किया गया था, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी। और ये विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहा था, यही सोचते हुए कि बस तू एक बार मुझे ऐसा जाने दे जिसके बाद यहाँ पे कई सारे लोगों को लेके आऊंगा, इसके बाद मैं खुद तुझे यहाँ पे एलेक्सियर के अंदर बदल दूंगा मेरे मटेरियल के लिए। उसी टाइम में आसुई पत्थर बाहर निकालता और गड़ाम से उसके सर के ऊपर दे मारता है, ये कहते हुए कि मैं छोड़ देता, लेकिन तूने सब कुछ देख ही लिया है कि मैं कितना बड़ा मॉन्स्टर हूँ। आसुई यही सोचता है अगर वो यहाँ पे साउजिंग को जाने देता तो फिर साउजिंग यहाँ पे कई सारे लोगों को लेके आता, जिसके बाद वो उसको यहाँ पे एलेक्सियर के अंदर बदल देता मटेरियल के तरीके। वह पे आसुई मन के अंदर यही सोच रहा था कि उसे यहाँ पे कोई पावरफुल बंदा ढूंढना पड़ेगा जो यहाँ पे उसे बैक कर सके, उसे सपोर्ट कर सके जब तक वो खुद को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लायक नहीं बन जाता। और फिर हम लोग साउजिंग को देखते हैं जब ये पानी के अंदर डूब रहा था तो फिर इसकी जो सील थी वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। अगला सीन कुछ दिनों के बाद का होता है जहाँ पे हम लोग आसुई को देखते हैं जो कि एक नॉर्मल मछुआरे के तरीके मछली वछली पकड़ रहा था, ऑफ कोर्स घड़ियाल की मदद से, और उसकी पावर्स की वजह से अब मछलियां पकड़ना काफी ज्यादा इजी हो चुका था। आसुई हम लोगों को बताता है कि 3 दिन बीत चुके हैं जब से उसने यहाँ पे साउजिंग की यहाँ पे फील्डिंग सेट की है, उसके ऊपर शक ना हो इसलिए वो यहाँ पे एक ऑर्डिनरी मछुआरे के तरीके काम कर रहा है। सुबह जल्दी चला जाता और देर को रात से आता और मछलियां बेचने को निकल जाता। और साउजिंग की बोट के लिए उसने यहाँ पे नोटंकी कर दी कि यहाँ पे साउजिंग ने उसे दोबारा बुली किया, जिस पे गाँव वालों ने उसके ऊपर आंख बंद करके यकीन कर लिया। हालांकि जाओ फैमिली को इस बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ है और साउजिंग की अचानक से गायब हो जाने की वजह से उन सभी का शक आसुई के ऊपर ही आ रहा है, लेकिन वो अभी उसके पीछे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो उसके पीछे जरूर आएंगे, इसलिए आसुई को यहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट बनने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए उसको यहाँ पे एक मार्शल आर्ट स्कूल को ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल 3 स्कूल हैं पिंगयांग टाउन के अंदर, और उनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे यांग क्लैन मार्शल आर्ट हॉल है। ऐसा कहते हैं कि यांग क्लैन का जो हॉल हेड है वो काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है, वो यहाँ पे गोल्ड और स्प्लिट स्टोन को आसानी के साथ पत्थर की तरीके काट सकता है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे काफी ज्यादा हाई है और वो अभी तक यहाँ पे टॉप पोजीशन पे है। इसलिए अगर वो यहाँ पे एक मार्शल हॉल को ज्वाइन कर लेगा तो फिर जाओ फैमिली उसे टच नहीं करेगी, क्योंकि सभी स्कूल के लिए उनके डिसेपल जरूरी होते हैं। अगर एक भी डिसेपल गायब हो चुका तो फिर यहाँ पे स्कूल वाले उसकी तह तक जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस काफी ज्यादा हाई है, उसे यहाँ पे 8 टेल्स की जरूरत पड़ेगी। टेल करेंसी का नाम होगा जैसे कि मुद्रा होता है, और उसके पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही टेल और 8 वेन है, और उसे और ज्यादा पैसों की जरूरत है। परिणाम में घड़ियाल उससे कहता है मालिक ज्यादा सोच रहे हो, तो वासुई उससे कहता है हाँ मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ, तुम ज्यादा ना सोचना। आसुई हम लोगों को बताता है कि उसकी मेंटल पावर पहले से इंक्रीज हो चुकी है, अब वो यहाँ पे 2 पेट को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद वो दोनों दोबारा पानी के अंदर चले जाते हैं और विजेता मछली को पकड़ने के लिए। आसुई घड़ियाल से कहता है कि चलो रेस लगाते हैं, और वो हम लोगों को बताता है कि रेस लगाने से ही वो यहाँ पे अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव कर पाया है। जिसके बाद वो दोनों रेस लगाने लगते हैं तो फिर आसुई यहाँ पे नई ट्रिक सीख चुका था, वो अपने पैरों के पास में एक भंवर टाइप में बनाता है जो उसके लिए पंप की तरीके काम करता है, जो उसे आगे ढकेल देता है, और इसी तरीके से वो यहाँ पे पानी के अंदर जल्दी जल्दी मूव कर पाता है। हालांकि ऐसे कांड करने की वजह से उसकी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है, लेकिन उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और कई मुश्किल से ही उसे यहाँ पे मैच कर पाता है। और तभी एक मछली उसके बगल से सियों से बाहर निकलती है। आसुई जब उसकी तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि ये मिस्टिक फिश है। आसुई हम लोगों को बताता है कि मिस्टिक फिश उन्हें कहा जाता है जो यहाँ पे कोई यूनिक स्पीसीज होती है, जो यहाँ पे एक अलग तरीके से या फिर अलग पावर के साथ में इवॉल्व कर जाती है, इसलिए ये फिश काफी ज्यादा रेयर होती है और उनको यहाँ पे मिस्टिक फिश कहा जाता है। और ऑफ कोर्स इनको कंज्यूम करने से एनर्जी ही बढ़ेगी। और सोने पे सुहागा ये था कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 थी, एक का ही देखना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और यहाँ पे 2 हैं। आसुई घड़ियाल से कहता है कि तुम एक के पीछे जाओ, दूसरे के पीछे मैं जाता हूँ। इस पे घड़ियाल अपनी नई फॉर्म के अंदर आता है और वो तुरंत यहाँ पे दूसरे के पीछे निकल जाता है और आसुई दूसरी वाली के पीछे। आसुई के पास यहाँ पे जाल नहीं था, इसलिए उसे हाथों से ही पकड़ना पड़ता है। जिसके बाद वो वाटर फ्लो को कंट्रोल करते हुए मिस्टिक फिश के चारों तरफ एक पानी का भंवर बना देता है, जिससे फिश भाग नहीं पाती और आसुई उसे बड़ी आसानी के साथ ही पकड़ लेता है। लेकिन जब उसने यहाँ पे मिस्टिक फिश को पकड़ा था तो फिर उसके पीछे हम लोग यहाँ पे एक और वाटर मॉन्स्टर को देखते हैं जो काफी ज्यादा बड़ी फिश था। आसुई जैसे उन मछलियों को पकड़ता है तो फिर उसके पीछे से वो जो मछली थी वो अपनी मूंछों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे उसे पकड़ती है और उसे उठा के नीचे पटक देती है। आसुई खुद को संभालता है और जब अपने सामने देखता है तो फिर उसे यहाँ पे 6 विस्कर्ट्स में मूछे मछलियों की जो रहती है ना उन्हें मूछे कहते हैं, विस्कर्ट्स इंग्लिश में होगा। मैनेटिंग कैट फिश, हाँ ये कैट फिश है। आसुई बिल्कुल भी इसके साथ नहीं बढ़ सकता था तो वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी टाइम पे वो कैटफिश यहाँ पे दूसरे अटैक की तैयारी कर रहा था। तो आसुई जल्दी से यहाँ पे वाटर फ्लो को कंट्रोल करते हुए कैटफिश के ऊपर हमला करता है और उसका ध्यान भटका देता है। लेकिन तभी वो कैटफिश फुर्ती दिखाते हुए उसके ऊपर यहाँ पे पूंछ से हमला करता है, तो आसुई जल्दी से पीछे हट के यहाँ पे उसे डॉज कर लेता है। तो फिर कैटफिश को ऐसा लग रहा था कि अब वो यहाँ पे आसुई को काफी इजीली हरा सकता है, लेकिन उसी टाइम में वहाँ पे घड़ियाल आता है जो उसके मुंह के ऊपर धड़ाम से पूंछ दे मारता है। इसके बाद घड़ियाल तेजी के साथ आगे बढ़ता है और कैटफिश की गर्दन दबोच लेता है और आसुई जल्दी से अपने हाथ को थोड़ा बहुत काटता है और यहाँ पे ब्लड कमांड सील का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश
प्रोसेस करने लगता है, लेकिन कैटफिश की जो मेंटल एनर्जी थी वो काफी ज्यादा हाई थी, वहीं पे आसुई की उससे लो थी। इसलिए आसुई को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो खुद को फोर्स करते हुए यहाँ पे कैटफिश को कंट्रोल कर ही लेता है और उसे अपना पेट बना लेता है। जिसके बाद आसुई बोर्ड पे आता है और उसके हालात खराब हो चुके थे बस कैटफिश को कंट्रोल करने में, लेकिन जब वो कैटफिश को कंट्रोल कर लेता है तो फिर ये वर्थ इट था। साथ ही में कैटफिश का एवोल्यूशन यहाँ पे पूरी तरीके से रेडी था, जिसके लिए यहाँ पे 800 पॉइंट लगेंगे, जिनका वो इस्तेमाल करके उसे अपग्रेड कर सकता था। लेकिन आसुई उसे अभी अपग्रेड करता नहीं और वो उसे कहता है कि तुमको ज्यादा ही मोटे हो, इसलिए मैं तुम्हें चौंकी बुलाऊंगा। जिसके बाद वो मिस्टिक फिश को बाहर निकालता है और घड़ियाल उसकी तरफ देखता है तो फिर उसके अंदर से भी दूसरी वाली बाहर निकल आती है, क्योंकि उसने अपना काम कर लिया था। वहीं पे आसुई घड़ियाल से कहता है, ब्रो यू आर वेरी रिलायबल, तुम पे मैं भरोसा आंख बंद कर भी कर सकता हूँ। तो चौंकी को जलन हो रही थी। आसुई जल्दी से छोटी वाली फिश को यहाँ पे पका के खा लेता है ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे बूस्ट कर सके, और उसको खाने के बदले में यहाँ पे उसे 18 एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं। आसुई अपने बारे में यही सोच रहा था कि अगर वो यहाँ पे बड़ी वाली को भी खा ले तो फिर उसे शायद से यहाँ पे 53 या फिर 50 के आसपास एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सकते हैं, जिससे उसका फ्यूजन यहाँ पे 10 के आसपास तो पहुंच जाएगा। लेकिन वो खुद को होल्ड बैक कर लेता है, क्योंकि वो इसको बेच के यहाँ पे स्कूल की फीस के पैसे भी इकट्ठा कर सकता है, और ऊपर से उसके पास कई सारी मछलियां इकट्ठा हो चुकी है तो फिर उनको भी बेचना जरूरी है, इसलिए वो मार्केट के लिए निकल जाता है। अगले दिन मार्केट प्लेस का होता है, क्योंकि कुछ महीनों में त्योहार आने वाला था तो फिर यहाँ पे भीड़ ज्यादा हो रही थी। तभी आसुई साइड में देखता है तो फिर वहाँ पे कुछ ज्यादा भीड़ जमी हुई थी। तो फिर हम लोग वहाँ पे चंजी नाम के एक बंदे को देखते हैं, जिसने भी यहाँ पे एक मिस्टिक फिश पकड़ी थी। तो फिर जितने भी मछुआरे थे वो यहाँ पे चंजी को एकदम ऑरा फार्मिंग वाला ऑरा दे रहे थे। आसुई भी उस मछली को देखना चाहता था, इसलिए वो भीड़ में घुसते हुए उस मछली के पास पहुंचता है और चंजी से कहता है, ऐसा लगता है कि उनकी रिवर को यहाँ पे सच में रिवर गॉड ने एक वरदान दिया है, क्योंकि एक दिन के अंदर दो यहाँ पे मिस्टिक फिश पकड़ ली गई है। इस पे वो लोग आगे से कहते हैं, गांजा फूका है क्या, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही मछली पकड़ी गई है ना। इस पे आसुई आगे से कहता है कि मैं अपनी वाले के बारे में बात कर रहा था। जिसके बाद वो उन लोगों को यहाँ पे मिस्टिक फिश दिखाता है, जिसपे उन लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि ये मिस्टिक फिश है। वो उसे कहते हैं कि ये कोई नॉर्मल फिश होगी। अब उसी टाइम पे यहाँ पे एक कल्टीवेटर आता है, जो कि आगे से कहता है कि ये रेड ब्लड पर्च है ना, मछली का नाम होगा। वहीं पे लोगों को पता चलता है कि ये बंदा यहाँ पे यांग क्लैन मास्टर हॉल का, इसका नाम यहाँ पे हुक्यू है। कि चिंजी उस बंदे से कहता है, हाँ ये रेड ब्लड पर्च ही है। तो हुक्यू उससे पूछता है कि ये कितने की है। इस पे चिंजी को इस प्राइस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि ये पहली बार था कि उन लोगों ने मिस्टिक फिश को पकड़ा है। तो वो यहाँ पे हुकी से ही पूछता है कि इसका प्राइस क्या होगा, जिसपे हुकी सबसे पहले वजन पूछता है। तो चिंजी आगे से बताता है 1.25 किलो के आसपास होगी। इस पे हुकी आगे से बताता है तो फिर इसका प्राइस यहाँ पे 150 वेन के आसपास होगा। तो फिर चिंजी इसको बेचने के लिए तुरंत राजी हो जाता है, क्योंकि इतने पैसे काफी थे। आसुई पीछे से भी ये वाली बात सुन रहा था, इसलिए वो यहाँ पे हुकी से कहता है कि मेरी वाली जरा देखना। तो लोग उससे कहे ही जा रहे थे कि ये बिल्कुल बेकार है यार, ये असली नहीं है, तुम बेइज्जती करा दोगे हमारी। लेकिन जब हुकी यहाँ पे आसुई की फिश को देखता है तो वो आगे से बताता है कि ये ऑक्सहॉर्न ट्रम्पेट है ना। इस पे आसुई आगे से कहता है, मुझे थोड़ी ना पता है यार, लेकिन इसका वजन यहाँ पे 150 किलो से ज्यादा है। 1.5 किलो से ज्यादा है। वहीं पे हुकी इसके लिए यहाँ पे 300 से भी ज्यादा देने को राजी था। इसको सुन के सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये प्राइस काफी ज्यादा है। यहाँ तक कि चिंजी भी ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पे आसुई तुरंत इसे बेच देता है और चिंजी ये सुन के वहां से चला जाता है। वहीं पे आसुई हुकी से पूछता है कि क्या वो ये पूछ सकता है कि ये मछली यहाँ पे रेड ब्लड पर्च से इतनी ज्यादा महंगी क्यों है और उसके डबल प्राइस पे क्यों है। इस पे हुकी बताता है कि ऑक्सहॉर्न पॉम्फ्रेट के जो हॉर्न्स होते हैं उनका इस्तेमाल मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। उनको रिफाइन करके यहाँ पे सील्ड पिल बनाई जाती है, जो यहाँ पे वायरलिटी को बूस्ट करते हैं और ब्लड सेंसेशन को ब्रेक थ्रू करने में मदद करते हैं। वो कि इस समय उसी स्टेज पे है तो फिर ये उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है और यूजफुल है, जिनका इस्तेमाल करके वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर सकता है। आसुई ने जब यहाँ पे मिस्टिक फिश खाई थी तो फिर उसके पास भी 2 हॉर्न बच चुके थे, तो वो उनको यहाँ पे संभाल के रखेगा, क्योंकि फ्यूचर में वो उसके काम आ सकते हैं। इसके बाद हम लोग आसुई को देखते हैं, जो कि माल गिन रहा था और इसके पास काफी ज्यादा माल इकट्ठा हो चुका है। पे ली बाओ यहाँ पे आसुई के पास आता है और उसे कहता है कि तुमने हमारे टाउन का नाम रोशन कर दिया मिस्टिक फिश बेच के। आसुई उसे कहता है कि पिछली बार के शुक्रिया जब तुम विलेज चीफ के साथ में आए थे। जिस पे लीबा उसे कहता है कि आधे पैसे दे दो फिर। तो फिर आसुई इसको तिरछी आंखों से देखने लगता है। फिर इसके बाद आसुई उसे पूछता है कि तुम्हें पता है कि यांग क्लैन मास्टर हॉल यहाँ पे कितनी फीस लेता है। इस पे लीबा उसे बताता है कि तुमने सही टाइम पे पूछा है, उसके फादर उसे यहाँ पे उस हॉल के अंदर भेजने ही वाले हैं। लीबा यहाँ पे आसुई को बताता है कि यहाँ पे मास्टर यांग मार्शल हॉल 350 में लेता है ट्यूशन फीस, बिना कोई खाने की बिना रहने देने के। अगर इन्हें मिला दो तो फिर तुम्हें 500 वेन देने पड़ेंगे। अगर 1000 वेन दोगे तो फिर तुम्हें यहाँ पे रहने के साथ साथ मेडिसिन बाद में मिलेंगे और कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी देने पड़ेंगे खाने के लिए। हालांकि इसका प्राइस यहाँ पे बाकी 2 हॉल से काफी ज्यादा है, लेकिन ये बात सेंस भी बनाती है, लेकिन इनका हॉल उन दोनों के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़िया भी है। इस पे आसुई लीबाओ से कहता है कि जब तुम साइन अप करना तो फिर मेरा भी नाम लिख देना, क्योंकि उसके पास इतने पैसे थे कि वो यहाँ पे ट्यूशन फी दे सकता है। लीबाओ उसके लिए मान जाता है और उसे कहता है कि माल तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही बड़ा हुआ है। उसी टाइम पे क्रोकोडाइल या फिर कैटफिश स्पिरिचुअल लिंक के जरिए यहाँ पे आसुई को बताती है कि उन लोगों को यहाँ पे दोबारा एक मिस्टिक फिश मिली है। जिसके बाद हम लोग ज़ाओ मनार को देखते हैं, जहाँ पे जेंग आगे से बताता है कि ज़ाओ जेंग तो साला गायब ही हो चुका है। जब हम लोगों ने उसे
उसे ट्रेस किया तो फिर हमें सिर्फ आसुई के बारे में पता चला। तो फिर जो मनार का मालिक या फिर मास्टर जाओ था वो आगे से कहता है कि मुझे इन मामलों में घंटा फर्क नहीं पड़ता, अपने आप ही सुलझा लो। जिसमें स्टिक फिश के बारे में यहाँ पे क्रोकोडाइल या फिर कैटफिश ने बताया होगा, उस बेचारी फिश को इन दिनों ने ऑफ स्क्रीन ही पकड़ लिया। सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे आसुई दिखाया जाता है जब वो उस फिश को यहाँ पे पका रहा था। आसुई इस सूप के अंदर यहाँ पे स्पिरिचुअल हर्ब भी मिला देता है, यानी कि डबल तड़का। फिर जब वो यहाँ पे ढक्कन घोटाता है तो फिर उसके अंदर जो खुशबू निकलती है वो कमाल की थी। जिसके बाद यहाँ पे आसुई धीरे धीरे करके वो सूप पीता है तो फिर उसकी खुशबू से यहाँ पे घड़ियाल और कैटफिश का भेजा ललचा जाता है और वो लोग ललचाते हुए आसुई की तरफ देखने लगते हैं। तो आसुई उनके लिए भी पानी के अंदर गिरा देता है और कहता है कि तुम भी लोग खा लो। सूप को खाने के बाद आसुई को यहाँ पे 24 एसेंस पॉइंट मिलते हैं। जिसके बाद आसुई यहाँ पे मिस्टिक फिश के एसेंस को लेके यैप कर रहा था कि इतने फिश से इतना मिला, ये वगैरह वगैरह वगैरह। इसके बाद वो मुद्दे की बात करता है, यानी कि यहाँ पे अपनी फ्यूजन को रिफाइन करता है जिससे उसका फ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जो 11.7 के आसपास था। जिससे उसकी वाटर कंट्रोल एबिलिटी पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और किकफेंग ने यहाँ पे उन दोनों को भी अपना थोड़ा बहुत हिस्सा दिया था, इसलिए उनके भी यहाँ पे एवोल्यूशन पॉइंट थोड़े बहुत बढ़ चुके थे। इसके बाद आसुई यहाँ पे उस कॉल्ड्रॉन की तरफ देखने लगता है जिससे उसे यहाँ पे सिस्टम और ये पावर मिली थी। आसुई के थॉट्स इस आर्टिफैक्ट को लेके काफी ज्यादा अजीब थे। वो मन के अंदर यही सोच रहा था कि ये साला मैन मेड है क्या या फिर खुद से ही पैदा हो गया। इसके बाद वो हमें इन चारों साइड्स के बारे में बताता है, यानी कि चौरगिरदा है ना ये, तो चारों के ऊपर अलग अलग डिजाइन बना हुआ है। एक साइड के ऊपर ये ड्रैगन बना हुआ है, वहीं पे दूसरी साइड के ऊपर एक बंदर जैसा कुछ बना हुआ है वोजिकी जैसा। और इसकी तीसरी पाई पे एक गॉड जैसा दिखा रहे हैं जिसके पास सर तो ह्यूमन का है लेकिन बॉडी स्नेक की है। और इसके जो लास्ट साइड है उसके ऊपर एक मिस्टीरियस एम्परर बना हुआ है ब्लैक रोब में। ये जर्नी टू दी वेस्ट की कहानी ही लग रही है, जैसे कि अपना मंकी किंग हो गया और इसके बाद एक सुअर जैसा कुछ रहता नहीं है वो, और एक वाटर ड्रैगन एंड देन दी एम्परर जो इन तीनों को रास्ता दिखाता है, और दी मॉन्क मुझे नहीं पता। आसुई इन थॉट्स के ऊपर गोली मारता है, ये कहते हुए कि इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मेन गोल इतने समय यहाँ पे मार्शल हॉल को ज्वाइन करना है और जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी स्ट्रॉन्ग बन के ज़ो फैमिली को निपटाना है ताकि वो लोग दोबारा उसके पीछे ना आ सके। इसीलिए अगले ही दिन ये लोग यहाँ पे मार्शल हॉल के लिए निकल जाते हैं एक घोड़ा गाड़ी से। इसके बाद अगला सीन पिंगयांग टाउन का होता है, जहाँ पे वो लोग जैसे ही घोड़ा गाड़ी से उतरते हैं तो सबसे पहले खाना वाना चेक करते हैं, जिसमें ये लोग मोमोज खाते हैं। इसके बाद इन लोगों को यहाँ पे क्ले से बने हुए पुतले दिखाई देते हैं तो वो उन्हें भी चेक करते हैं। और साथ ही में एक शो चल रहा था जहाँ पे पत्थर के ऊपर हथौड़ा मारा जा रहा था और उसके नीचे एक इंसान था। इसको देख के सभी लोग इंसान हैरान थे कि ये साला जिंदा कैसे है, अभी तक तो पसलियां टूट जानी चाहिए थी। वहीं पे जब ये दोनों इन सभी चीजों को गौर करके जा रहे थे तो फिर कुछ लोगों ने उनके ऊपर नजर बना ली थी और उनका प्लान यहाँ पे इन दोनों को लूटने का था। हाँ यही लोग थे, यही थे लुटेरे। इन लोगों ने सुना था कि ली फैमिली का लौंडा यहाँ पे यांग फैमिली मार्शल हाउ के अंदर साइन अप करने के लिए जा रहा था और उसके साथ एक और बंदा है जिसने कल ही यहाँ पे 325 फैन में एक मछली बेची थी। वो इन लोगों से कहता है कि इतना ज्यादा पैसा है कि तुम लोग अपनी बीवी भी बेच दो ना, तब भी तुम्हें इतना नहीं मिलेगा। जिसपे वो लोग कहते हैं कि बात तो सही है, पहले बताओ बीवी भी है तुम्हारी कि ऐसा ही, बात तो सही है। इसके बाद लोग सपना देखने लगते हैं कि मैं तो घोड़ा गाड़ी खरीदूंगा और ड्राइवरी शुरू कर दूंगा, यही मेरे जीवन का मकसद है। इसके बाद लोग इस मेन रोड को ब्लॉक कर लेते हैं जहाँ से होते हुए इन लोगों को यंग फैमिली के अंदर जाना पड़ेगा। इसके बाद जब ये लोग उस रोड से होते हुए जा रहे थे तभी यहाँ पे वो तीनों ने रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं कि खर्चा पानी इधर दो और यहाँ से भाग जाओ। इसके लिए वो आगे से कहता है कि मैंने काफी टाइम से ट्रेनिंग नहीं की है, इस फाइट से ट्रेनिंग हो जाएगी। वहीं पे आसुई को कोई गारंटी नहीं है कि वो कितनों को पेल सकता है क्योंकि उसने अभी तक अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे चेक ही नहीं किया है। ये लोग उनसे कहते हैं कि हम लोग दोबारा मिल गए, तुम्हारे पास दो चॉइस है, माल इधर दो या फिर रोड किनारे ही दफन हो जाओ। इस पे आसुई आगे से कहता है कि मैं सेकंड ऑप्शन चूज करूंगा कि तुम भी मेरे साथ दफन ही हो जाओ। इसके बाद एक हाथापाई करने को आगे बढ़ता है तो आसुई उसके मुंह के ऊपर एक घूंसा मारता है तो उसके दांत टूट जाते हैं। इसके बाद दूसरा पीछे से हाथापाई करने को आगे बढ़ता है तो वो उसके मुंह के ऊपर कोहनी मारता है और बालों को पकड़ के उसे उठा के पटक देता है। इसके बाद जो लास्ट में बचा हुआ था जिसने प्लान बनाया था तो आसुई उसके मुंह के ऊपर एक और घूंसा मारता है और उसको सीधा जमीन के अंदर ही घुसा देता है। इसको देख के लिए वो हैरानी हो जाता है। वो आगे से कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही तेज हो भाई, तुमने तो बस 9 मूव्स के अंदर ही सारी फाइट ही खत्म कर दी। तक कि आसुई भी हैरान था कि उसकी फिजिकल एबिलिटीज इतना ज्यादा बढ़ चुकी हैं, अभी तक भाई ने एक भी घुसे उसे नहीं मारे ना, पत्थर ही तो इस्तेमाल किया था। नाइन बाउ से कहता है कि तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई भाई और तुम्हें क्या सच में कोई मास्टर की जरूरत भी है। जिस पे आसुई आगे से कहता है कि शायद मैं जीने से हूँ और वो उसे कहता है कि चलो चलते हैं नहीं तुम लोग एडमिशन मिस कर देंगे। जिस पे ली बाउ से ऐसी नजरों से देखता है कि मैं कुछ तो गड़बड़ है, बस मैं साबित नहीं कर सकता। इंस्टाग्राम पे चल नहीं रहा देखा होगा तुमने। इसके बाद जब ये लोग एडमिशन ग्राउंड के अंदर पहुंचते हैं तो इनकी मुलाकात जियांग चोंगसेंग नाम के एक बंदे से होती है जो कि उन लोगों से कहता है कि मुझे सीनियर ब्रदर जियांग बुलाओ नहीं तो कमर तोड़ दूंगा तुम्हारी काम करवा करवा के। इस पे लोगों से कहते हैं यस बॉस। इसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ पे इंस्ट्रक्टर से मिलवाता हूँ, वो तुम्हें टेस्ट और बाकी सभी चीजें एक्सप्लेन कर देगा। इसके बाद वो उन्हें एक हु में से मिलवाता है, ये कहते हुए कि ये देखो ये बंदा हु है जो कि तुम लोगों को यहाँ पे सिखाएगा और ये यांग
और ये मास्टर यांग का डायरेक्ट डिसाइपल है। इसके पीछे लौंडे दिखाई दे रहे हैं, नहीं ये एनपीसी हैं। लेकिन आसुए उस इंस्ट्रक्टर को समझ जाता है, पहचान लेता है, जिसको उसने यहाँ पे फीस बेची थी, क्योंकि ये वही बंदा था होकी उन दोनों से कहता है कि अरे वाह हम लोग दोबारा मिल गए। इस पे जियांग उससे पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या। जिस पे होकी आगे से बताता है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे यहाँ पे मार्केट में मछली बेची थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर पाया। इस पे जियांग उन दोनों से कहता है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात हुई, तो फिर तुम दोनों इसी के अंडर ट्रेनिंग करोगे और आज की रात तुम लोग यहीं पे ही रुक सकते हो। जिसके लिए वो लोग यहाँ पे हामी भरते हैं और ग्रीटिंग करके वहां से निकल जाते हैं। होकी उन लोगों से कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुम लोगों की इननेट बोन स्ट्रक्चर को चेक करना है। जिस पे आसुई हैरान होता है, तो वो उसे बताता है घबराओ नहीं, बस तुम्हारे स्ट्रक्चर को हम लोग चेक करेंगे और ये पता करेंगे कि कौन सा पाथ तुम्हारे लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। आसुई को घंटा नहीं पता कि मार्शल आर्ट, कल्टीवेशन पाथ ये सब क्या होता है, तो वो डायरेक्ट मांगता है एक्सप्लेनेशन। तो होकी आगे से यहाँ पे प्रिंसिपल बताने लगता है कि फाउंडेशन मार्शल आर्ट्स यहाँ पे 4 हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहले आती है खाल यानी कि स्किन, जिसके बाद आता है मांस यानी कि फ्लश, जिसके बाद हड्डी यानी कि बोन और आखिर में आता है ब्लड यानी कि खून। सबसे पहले स्टेज स्किन बैरियर, जिसके अंदर स्किन का यहाँ पे ऑक्साइड की तरीके टफ होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे इतनी ज्यादा घातक बन जाए कि उसे कोई भी भेद ना पाए, जो कि यहाँ पे डिफेंस को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। फ्लैश बैरियर के अंदर यहाँ पे मसल्स अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा देती हैं। इसकी चरम सीमा तब मानी जाती है कि तुम एक आधेड़ उम्र के आदमी को एक हाथ से उठा तो बिना किसी दिक्कत के, जैसे कि चावल का दाना उठाया हो। इसके बाद बोन बैरियर, इसकी चरम सीमा तब मानी जाती है कि तुम्हारे रिफ्लेक्सेस इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएं कि तुम एक हाथ से पत्थर काट दो और उंगली से पत्थर पे लिख दो। इसके बाद लास्ट में आता है ब्लड बैरियर, जिसके अंदर सब कुछ इनहेंस हो जाता है, जैसे कि कढ़ाई कपड़े के तरीके सख्त हो जाए, जो सब कुछ ही ताकतवर कर दे। बेसिकली ये तीनों चीजों का कोर है और ये सभी चीजें रिफाइनमेंट के अंदर आती हैं। फॉर ऑर्डिनरी पीपल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ही ज्यादा अपने आप को पावरफुल बना ले, लेकिन उसकी हमेशा एक लिमिट रहती है और इस लिमिट को तोड़ने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी रहती है, पहली एक टेक्निक और दूसरी रहती है मेडिसिन। जिस पे लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि ये क्या बवाल है भाई। जिस पे होकी समझाता है कि जिन तरीकों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे उन्हें मार्शल टेक्निक बोला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यांग मार्शल हॉल के पास यहाँ पे 3 फिस्ट टेक्निक है विद प्रॉपर टेक्निक्स एंड पर्सन गेन स्टूएट टू असेंड, यानी कि उन टेक्निक्स के साथ में तुम ब्रेक थ्रू कर ही लोगे। जिससे आसुई को समझ में आ जाता है कि ये लोग कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में ही बात कर रहे होंगे। इसके बाद आसुई यहाँ पे मेडिसिन के बारे में पूछता है। इस पे होकी आगे से बताता है कि टेक्निक्स तुम्हारे लिए यहाँ पे रास्ते का काम करती हैं, जो तुम्हें सीधा चलने को बताती हैं और कहाँ पे जाना है ये बताती हैं, लेकिन जल्दी और तेज चढ़ने के लिए तुम्हें यहाँ पे एक चीज की जरूरत रहती है, जैसे कि यहाँ पे सीढ़ी के पास कुछ पिलर विलर जैसा नहीं लगा तरह सपोर्ट के तौर पे, क्या कहते हैं भाई मुझे नहीं पता, उसको तुम एक तरीके से मेडिसिन समझो, जो कि यहाँ पे स्पीड और रफ्तार को बढ़ा देती हैं और मेडिसिन बनाने के लिए चाहती हैं यहाँ पे कई सारी जरूरी चीजें और कई सारी हर्ब, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि आसुए ने मछली बेची थी तो उससे वो लोग यहाँ पे एक मेडिसिन बना पाए थे, जिससे होकी यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर पाया। होकी उन लोगों से कहता है कि ज्यादा टेंशन ना लो, काफी ज्यादा लंबा पाथ है ये, सबसे पहले बस पहले कदम के ऊपर फोकस करो कि तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर क्या है। जिस पे आसुई आगे से कहता है कि जल्दी से बोन स्ट्रक्चर जल्दी से हमारा एक्सेस कर लो। और उन्हें थोड़ी सी दूर बैठे हम इन 3 चोरों को देखते हैं और आंखों से ही पता चल रहा है कि मैंने इनको चोर क्यों बोला। बाय द वे इसका नाम हान काई है और इन्हीं के पीछे हम लोग यहाँ पे एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम जाओ युए युआन था। ये उन लोगों से कहता है कि तुम अगर इन दोनों को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दो तो फिर मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को पूरा करा दूंगा। सरनेम से ही पता चल रहा है कि ये जाओ मनार से आया हुआ है। जिसके बाद हम लोग स्टुअर्ट जेंग को देखते हैं, जो कि यहाँ पे मास्टर जाओ को बता रहा था कि आसुई 15 साल का और एकदम परफेक्ट मटेरियल है एलेक्सियर को रिफाइन करने के लिए, और उसकी उम्र भी यहाँ पे 3rd मास्टर यंग के बराबर ही है, और ऊपर से वो ऑर्फन है यानी पे सोने पे सुहागा। अगर वो लोग यहाँ पे आसुई को पकड़ लेते हैं और उसे एलेक्सियर के अंदर रिफाइन कर देते हैं तो फिर यंग मास्टर जाओ की कंडीशंस को ठीक किया जा सकता है। जिस पे मास्टर जाओ आगे से कहता है कि तुम्हारी बात तो सही है कि जब से साला वो पैदा हुआ है तब से वो कमजोर ही है, अगर हम उसके लिए फेटल पिल ढूंढ दे तो फिर उसे यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा आराम मिल जाएगा, और अगर उन दोनों की सेम एक रहे जिससे फिल बनाई जाएगी फिर तो सोने पे सुहागा है। लेकिन मास्टर जाओ यहाँ पे इस प्लान को यहाँ त्याग देता है ये कहते हुए कि मैंने सुना है कि उसने यांग क्लैन मास्टर हॉल को ज्वाइन कर लिया है, तो फिर हम लोग अभी के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। तो फिर स्टुअर्ट जेंग यहाँ से निकल जाता है और वो पर्चा नीचे फेंक देता है। तो फिर जो जाओ जुए युआन था वो यहाँ पे इस पर्चे को उठा लेता है ये कहते हुए कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा चूर चूर हो जाएगा, और शायद से ये छोटे भाई का बड़ा वाला वर्जन होगा, यानी कि बड़ा होगा, क्योंकि नाम नहीं बताया। क्योंकि अगर ये वही होता जिसे जरूरत है एलेक्सियर की पिल की तो फिर ये कहता है कि मुझे इसकी जरूरत है, ना कि रास्ते से हटा दूंगा कहता। मीनवाइल हम लोग यहाँ पे ली बियाओ को देखते हैं, जो कि यहाँ पे आसुई से कहता है कि तेरे पास टॉप टायर स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है और मेरे पास मिड टायर क्यों। जिस पे आसुई आगे से कहता है लक ब्रो लक। इसके बाद ये दोनों यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड के लिए जाने लगते हैं ताकि ट्रेनिंग कर सके। उसी टाइम पे ली बाओ की नजर यहाँ पे चंजी के ऊपर पड़ती है तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पे चंजी आगे
आगे से कहता है कि तुम यहाँ पे आ सकते हो तो फिर क्या मैं नहीं आ सकता, जिसके बाद ये दोनों आपस में घूर घूर के देखने लगते हैं। आपस की बनती नहीं है इनकी, 36 का आंकड़ा है। आंसू इन दोनों को रोकते हुए कहता है कि बाद में लड़ लेना यार, पहले ट्रेनिंग ग्राउंड चलते हैं। इसके बाद उसे चंजी से पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और आंसू हम लोगों को बताता है कि चंजी यहाँ पे लीजिंग सिटी है और वो आंसू से 2 साल बड़ा है, और साथ ही में टाउन के अंदर वो यहाँ पे एक अच्छा फिशमैन माना जाता है, यानी कि मछुआरा तगड़ा है। ये मछली इसके जाल में आके खुद घुस जाती है, और साथ ही में आंसू के साथ इसके रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे हैं। आंसू से पूछता है कि तुम भी मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करना चाहते हो क्या? ऑफ कोर्स भाई, दुनिया के अंदर कौन स्ट्रेंथ नहीं चाहता है। मछली बेचने के बाद जितना भी माल बचा डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। इस पे आंसू उससे कहता है कि चलो सीधा ट्रेनिंग ग्राउंड ही चलते हैं और एक साथ मिलके वहाँ पे टीचिंग लेते हैं। इसके बाद वो लोग भागते हुए वहाँ पे पहुंच जाते हैं, और जितना ज्यादा एक्साइटेड ये जाते हुए थे उतना ज्यादा ये थे नहीं। ट्रेनिंग करते समय हम देखते हैं इनकी चीखें निकली जा रही थी, और इसकी शक्ल बिल्कुल मेरे जैसे मिल रही है। जब मैं वर्कआउट करने की कोशिश करता हूँ 2 पुशअप्स में ही हग मारूं, ये है मेरे हालात। और हमें एक कितार में हालात दिखाए जाते हैं कि सबकी फटी पड़ी है बस स्क्वाट करने से ही। वो उन लोगों से कहता है कि बस आज के लिए इतना ही, पता चले हक दो साला, साफ करने में भी पैसे जाए हमारे, जाओ और जाके आराम कर लो, शाम को दोबारा शुरू करेंगे। इसके बाद लोग दम खा के आराम से बैठे ही थे कि तभी यहाँ पे यान किया जाता है, जो कि उन लोगों को उंगली करने लगता है, ये कहते हुए प्रोफेशन के हिसाब से, साला मछली बेचते हो, मछली बेचने की बू आ रही तुम्हारे अंदर से, भाग जाओ यहाँ से। यान कि इन लोगों से कहता है कि 100 का हफ्ता निकालो तो फिर मैं यहाँ पे रहने दूंगा, नहीं तो दफा हो जाओ यहाँ से। इस पे लिवा की तो आते सुलग जाती है, वो हाथापाई करने को रेडी था, लेकिन चंजी उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि बवाल ना करो। वह प्यासू यही सोच रहा था कि पता नहीं मैं इन लोगों को हैंडल कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, देख ही लेंगे। यान का उंगली चटकटाते हुए कहता है कि वो अभी यहाँ पे स्किन बैरियर के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाला है, और उसे कोई दिक्कत नहीं है हाथापाई करने से, जिससे आंसू और ये दोनों एकदम दहशत में आ जाते हैं। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे ओकी इन दिनों को आवाज लगाता है और उन दोनों से कहता है, ए चोरो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? अगर पास कोई काम धंधा नहीं है तो जाओ और जाके वहाँ पे आधे घंटे तक हैंड स्टैंड करो, और अगर एक बल भी झुके तो पिछवाड़े पे लात मार दूंगा मैं तुम्हारे, भाग जाओ यहाँ से। यान का उन लोगों से कह के जाता है कि ये जगह तुम जैसे चोरों की लेनी है, भाग जाओ यहाँ से। ओकी उन लोगों से कहता है कि तिबारा बोलूंगा नहीं, सीधा घुसेड़ दूंगा मुंह में चोको। इस पे लोग कहते हैं नहीं नहीं कोई चीज नहीं है, जिसके बाद यहाँ से कट लेते हैं ये। ले भाई उन लोगों को पीछे से भाई गाली ही दे जा रहा, तो चंजी उसे कहता है ये सबसे कुछ भी नहीं होगा, सामने से उंगली किया करो। आज वो ये सोच रहा था कि उसे स्ट्रेंथ की जरूरत है। इसके बाद वो उन दोनों से कहता है कि उसे कुछ काम है, जिसके बाद वो घर के लिए निकल जाता है, ये कहते हुए कि मैं शाम मिलूंगा तुम लोगों से। इस पे इन दोनों को समझ में नहीं आता है कि इसे क्या हुआ, ये अचानक से भाग क्यों गया। इस पे चंजी आगे से कहता है भगवान जाने। वह पे आंसू सीधा पाउंड की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे उसे एक नई फिश के बारे में पता चला था, और वही जगह हो सकती थी जहाँ से वो स्ट्रेंथ पा सकता है। जिसके बाद शाम के टाइम पे ये लोग जब घर के लिए जा रहे थे, और क्योंकि इन दोनों के आपस में बिल्कुल भी नहीं लगती, तो ये दोनों लड़ने ही वाले थे कि उससे पहले ही यहाँ पे यह इनका आ जाता है, ये कहते हुए कि देखो तो हमारी मुलाकात दोबारा हो गई। और वो उन लोगों से कहता है कि अब तो तुम्हें यहाँ पे बचाने वाला कोई भी नहीं है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये वापस अंदर क्यों नहीं भाग जाते। अब फाइट में जरूरी थोड़ी नहीं कि तुम्हें लड़ना ही है, सेफ्टी फर्स्ट। इसके बाद हम लोग आसुई को देखते हैं, जो कि यहाँ पे घड़ियाल और चौकी के साथ आया हुआ था। वही पे उन दोनों ने यहाँ पे आसुई को वार्निंग भेजी थी कि यहाँ पे कुछ तो खतरनाक है, और ये दोनों काफी ज्यादा डरे हुए थे, जबकि आसुई को ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। जिसके बाद जब वो झांक के देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि उसके जो यहाँ पे मिस्टिक हर्ब थे उन्हें कोई और ही खा रहा है, और उसी टाइम पे आसुई के सामने एकदम खतरनाक जैसा कुछ तो आता है, और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था ये चीज क्या है। जिसके बाद जब वो थोड़ा सा मुंडी उठा के ऊपर देखता है तो फिर उसे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है, जो कि और कोई नहीं बस एक क्रैब था, जो कुछ ज्यादा ही बड़ा था। आसुई हम लोगों को बताता है अगर कोई भी क्रिएचर यहाँ पे स्किन बैरियर को सप्रेस कर दे और उसे पार कर जाए तो फिर उसे स्पिरिट बीस्ट समझा जाता है। इन्हें क्रैब एक स्पिरिट बीस्ट था, इसलिए यहाँ पे ये दोनों काफी ज्यादा घबराए हुए थे। वहीं पे आसुई यही सोच रहा था क्या वो सच में इसे हरा भी सकता है बिना किसी प्लान के। जिस पे आसुई यही सोच रहा था कि ताकतवर बनने के लिए प्लान को फॉलो करना ही पड़ेगा, यानी कि यहाँ से भाग जाना। लेकिन इसके बाद वो साउजिंग, उनके ताने और यान के बारे में सोचता है कि ये लोग कैसे उंगली करते रहते हैं उसे, और आसुई के लिए उसकी जिंदगी में खतरे आना नॉर्मल सी बात है। आए दिन उसके लिए जिंदगी का आखिरी दिन ही रहता है, इसलिए वो फाइट करने का फैसला कर ही लेता है, घंटे भर यैप करके कि मुझे ये करना ही पड़ेगा, ये वो फलाना ढिमकाना। जिसके बाद वो चौकी और घड़ियाल से कहता है अटैक करो। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पे एक साथ क्रैब के ऊपर हमला बोल देते हैं। वो इसे सीन शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे चेंजी हमला करने की कोशिश तो करता है, लेकिन ऑफ कोर्स पावर के अंदर गैप होने की वजह से वो मार ही खाता है। यान का उससे कहता है कि बड़े गट्स हैं यार तुम में, तुम्हारा तीसरा साथी कहाँ पे चला गया, कहीं भाग तो नहीं गया। उसे टाइम पे चेंजी एक ईंट उठाता और उसके सर के ऊपर दे मारता है, लेकिन क्योंकि ये स्किन बैरियर के आसपास था तो उसकी स्किन काफी ज्यादा टफ थी, तो फिर इस ईंट का कुछ भी असर नहीं होता, उल्टा चेंजी मार ही खाता है। इसके बाद वो अपने 3 लौंडों से कहता है जाओ और जाके दरवाजे के ऊपर नजर रखो, कोई भी दरवाजे की पार ना आने पाए, तब तक मैं इन दोनों को जरा टॉर्चर करता हूँ। लियान बाव हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यान का उसका हाथ पकड़ लेता है और उल्टा मोड़ देता है। इसके बाद वो चेंजी को पकड़ता है और उससे कहता है कि आंखें कुछ ज्यादा ही तीखी हैं, जरा मैं इन्हें बाहर निकाल लूं, देखता हूँ फिर तुम कैसे ट्रेन करते हो खुद को। इसके बाद होना क्या था, यहाँ घुसा देता है, फोड़ देता है उसकी आंख आराम से यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, टेंशन ना लो, आग बबूला ना हो, खुद का खून ना जलाओ, ये ऑथर जानबूझ के कर रहा है। इसलिए गहरी सांस
सांस लो और बोलो भाड़ में जाओ। बोला था ना कि भाग सकते हैं थे पीछे, लेकिन इनकी ग्रैंड मस्ती देखो, इनको लड़ना है। दोनों ना भाग पाते, एक रोक लेता। जस्टिफाइड है कि नहीं है ये बताओ। चीख भी सकते थे। खैर इसके बाद हम लोग क्रैब भाई साहब को देखते हैं जो कि एक चट्टान को पकड़ते हैं और अपने क्लॉ की मदद से चुटके टुकड़े कर देते हैं। इस पे वो टुकड़े मिसाइल की तरीके इन लोगों की तरफ गिर रहे थे, तो ये इधर उधर भाग के उसे डॉज कर रहे थे। आसुए घड़ियाल से कहता है जाओ जाके उसका क्लॉ पकड़ लो, तो घड़ियाल बिल्कुल ऐसा ही करता है और अपने दांतों से उसका क्लॉ पकड़ लेता है। इसके बाद आसुए वाटर फ्लो कंट्रोल करते हुए उसके सीने के अंदर यानी कि जो नीचे का हिस्सा रहता है वहां पे वाटर फ्लो मारता है, लेकिन क्रैब इसलिए उस वाटर फ्लो को तोड़ देता है और आजाद हो जाता है, जिससे यहाँ पे आसुए को दर्द होता है क्योंकि उसके ऊपर मेंटल एनर्जी कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। इसके बाद क्रैब भाई सब अपने क्लॉ को आगे करते हैं और खुद को सील्ड अप कर लेते हैं, लेकिन उसी टाइम पे कैटफिश आगे बढ़ता है और वो उसकी एक आंख के ऊपर हमला करके उसकी एक आंख खींच ले जाता है। लेकिन इस फाइट्स की वजह से यहाँ पे जो उसकी मिस्टिक हर्ब थी वो काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जा रही थी, इसलिए आसुए को काफी ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि वो बर्बाद हो गए तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। उसी टाइम पे क्रॉब अपने क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए आसुए के ऊपर धड़ाम से क्लॉ मारता है और वो दूर जाके गड़ाम से गिरता है। आसुए सोच ही रहा था कि तुझे तो जिंदा नहीं जाने देने वाला, लेकिन उसी टाइम पे उसे रियलिटी हिट करती है। ये क्रैब भाई साहब उसके ऊपर सीधा क्लॉ ही दे मारने वाले थे। वहीं पे आसुए उसे डॉज करता है और वो सोच ही रहा था कि इसके पास कोई ना कोई कमजोरी तो होनी ही चाहिए। उसी टाइम पे चौकी और घड़ियाल एक साथ यहाँ पे दोबारा क्रैब के ऊपर हमला करने के आगे बढ़ते हैं और वो दोनों एक एक क्रैब के क्लॉ को यहाँ पे पकड़ लेते हैं। उसी टाइम पे आसुए को पता चलता है कि ये क्रैब जितनी भी बार यहाँ पे हमला करो ये हमेशा डैमेज लेता ही है, सिर्फ अपने अंडर साइड यानी कि बेली को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए आसुए उसी जगह को अपना टारगेट बनाता है। जिसके बाद वो अपने स्पीयर यानी कि लकड़ी के एक मिनट ये लोहे का होगा ना भाई, लकड़ी का होता तो तैर रहा होता ना, इसने वुडन स्पीयर क्यों बोला, लॉजिक ऑफ करो यार तुम। वो अपने स्पीयर के चारों तरफ यहाँ पे करंट को एक्टिवेट करता है जिससे वो स्पीयर को यहाँ पे एक्सेलरेट कर पाएगा यानी कि स्पीड बढ़ा देगा। हालांकि ये सब करने की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ एनर्जी लो होती जा रही थी, इसलिए वो कभी भी बेहोश हो सकता था। जिसके बाद वो उस स्पीयर को यहाँ पे क्रैब की तरफ फेंक के मारता है और करंट फ्लो की वजह से उसकी स्पीड यहाँ पे कई गुना बढ़ चुकी थी। जिसके बाद वो क्रैब से हिट करता और उसके सीने के आर पार हो जाता है। इससे आसुए सक्सेसफुली इस फाइट को यहाँ पे जीत जाता है, लेकिन तभी मेंटल एनर्जी लो होने की वजह से वो पास आउट हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वहाँ पे चौंकी और घड़ियाल दोनों पहले से ही थे। वो दोनों से पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पे घसीट पे लेके लाया गया, जिसपे वो दोनों हाँ कहते हैं। और तभी वो अपने साइड में देखता है तो फिर उसे यहाँ पे क्रैब भी दिखाई देता है और ये दोनों उस क्रैब को भी यहाँ पे घसीट के ले आए थे। वहीं पे आसुए इसी बारे में सोच रहा था कि उसे कितना ज्यादा वाटर एसेंस मिलेगा। उसी टाइम पे घड़ियाल उसे एक जगह पे पॉइंट करते हुए कहता है कि यहाँ पे देखो। तो फिर आसुए को पता चलता है कि ये क्रैब एक फीमेल क्रैब था। जिसके बाद वो थोड़ा सा और चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पे अंडे भी हैं। इस पे आसुए यही सोचता है अगर उसके पास ये क्रैब बन जाता तो फिर वो यहाँ पे क्रैब की आर्मी बना लेता, अगर वो इस क्रैब को टेम कर लेता क्लियर करने की जगह पे। आसुए यही सोचता है कि वो बड़े वाले को टेम तो नहीं कर पाया, लेकिन छोटे वाले अंडे को जरूर कर सकता है। जिसके बाद वो अपने हाथ को काटता है और यहाँ पे उनके ऊपर ब्लड कमांड सील को एक्टिवेट कर देता है और बड़ी जल्दी ही वो यहाँ पे अंडे को क्रैक भी कर लेता है, जिसके अंदर से बेबी क्रैब बाहर निकलता है। ब्रो इज डैम क्यूट। सिस्टम उसे बताता है कि तुमने सक्सेसफुली यहाँ पे स्टोन क्रैब को टेम कर लिया है और तुम 8000 वाटर एसेंस पॉइंट का इस्तेमाल करके तुम इसे यहाँ पे स्टोन क्रैब किंग के अंदर भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इसके बाद आसुए क्रैब की टांगे निकालता है और निकल जाता है, ये मतलब पूरी तरीके से खत्म ही कर देता है, जिससे इसका फ्यूजन यहाँ पे 18% 8 पे पहुंच जाता है और हमें लास्ट का फ्यूजन रेट दिखाया जाता है तो वो यहाँ पे 36% हो चुका था। इसके बाद वो इसे यहाँ पे पूरी तरीके से ट्रांसमिनेट और रिफाइन करता है तो फिर यहाँ पे वाटर मंकी बन के आता है, बेसिकली वाटर स्पिरिट। वहीं पे ये दोनों दूर से ये सब कुछ देख ही जा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। वहीं पे आसुए की जितनी भी छोटे थे वो सभी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। वहीं पे इन दिनों की आंखें कुछ ज्यादा ही मासूम नहीं लग रही है, ये मन के अंदर सोच रहे थे तो डिवाइन मिरेकल है। वहीं पे आसुए का फ्यूजन रेट बढ़ने की वजह से यहाँ पे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो इनहांस हो ही थी, साथ ही में उसे यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी भी महसूस हो रही थी, यहाँ तक कि वो अपनी ब्लड एनर्जी को भी अब महसूस कर पा रहा था। और होकी के मुताबिक अब आसुए यहाँ पे स्किन बैरियर के एकदम क्लोज है। इसके बाद आसुए ग्रैब और चंकी को यहाँ पे अंडे और मीट खाने के लिए कह देता है, ये दोनों की तुम खा लो, तुम्हें यहाँ पे काफी अच्छे सेंस पॉइंट मिल जाएंगे। रही बात लिटिल क्रैब की जिसका नाम फिस्ट है, वो उससे कहता है कि तुम कुछ भी नहीं खाओगे, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा क्रूअल हो जाएगा, तुम अपनी ही काइंड को खाओ। वहीं पे आसुए ने इसका नाम यहाँ पे फिस्ट इसीलिए रखा था क्योंकि ये मुट्ठी के बराबर ही है। और आसुए इसी बारे में सोच रहा था अगर वो 1 महीने के अंदर स्किन बैरियर के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाए तो फिर वो यहाँ पे ऑफिशियल स्टूडेंट बन सकता है यंग मार्शल हॉल का। इसके बाद जाओ फैमिली उसके लिए कोई भी खतरा नहीं रहेगी। अब बस आसुए को यहाँ पे टाउन हॉल दोबारा जाना था और वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करनी थी। जिसके बाद हम लोग यान गाय को देखते हैं जो कि दूसरी आंख का नंबर लगाने ही वाला था कि उससे पहले यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि उससे कहता है कि इतना काफी है, मार्शल हॉल के खुद के अपने रूल हैं। बाय द वे इस बंदे का नाम साओहुई है। हालांकि यान गाय उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता है, ये कहते हुए कि
तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो, ये मेरा खुद का डिसीजन नहीं है। वहाँ पे ज़ाओ फैमिली के थर्ड गैंग मास्टर के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, जिसको सुन के यहाँ पे साओ हुई बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद यान को उससे कहता है, तो कुत्ते मुझे बता कि तुम यहाँ पे मार्शल हॉल के रूल्स को फॉलो करोगे या फिर ज़ाओ फैमिली के रूल्स को। इसके बाद यान का यहाँ पे अपने लोगों के साथ मिलके यहाँ पे साओ हुई का मजाक उड़ाने लगता है, ये कहते हुए, देखो जरा, इसने ज़ाओ फैमिली को बस यहाँ पे कुछ ही दिनों के लिए छोड़ा है और इसके रंग रूप देखो कैसे बदल गए, ये भूलेगा कि इसका असली मालिक कौन है। यान का उससे कहता है, अगर ज़ाओ फैमिली ने तुम्हें और तुम्हारे बाप को अपने हिस्से के अंदर न लिया होता तो फिर तुम्हें सच में लगता है कि आज तुम जहाँ पे हो वहाँ पे तुम्हें होना चाहिए था। बढ़िया तुम्हारे लिए यही रहेगा कि एक नाकाम आदमी की तरीके चुपचाप कोने में खड़े रहो और वफादार कुत्ते की तरीके कहना मानो। या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास सच में हिम्मत है कि तुम यहाँ पे खड़े रह सकते हो, या फिर तुम ये भूल चुके हो कि तुम्हारे फादर अभी भी ज़ाओ स्टेट के अंदर ही हैं और शायद से तुम उससे कुछ कहना चाहते हो तो फिर कह दो, मैं यहाँ पे उसका इस्तेमाल काफी अच्छे से करूंगा। इस पे साओ हुई आगे से माफी ही मांगता है, ये कहते हुए कि माफ कर दो, और वो मन के अंदर सोचता है कि जब तक वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लेता है तब तक उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या होता है। इसके बाद कैन आगे से हंसे जा रहा था कि देखो देखो इस कुत्ते को देखो कैसे कैसे कहना मांग रहा है। उसी टाइम पेंचनजी यहाँ पे बड़वा मुझे इतना पसंद आया कि मैं इसका नाम नहीं याद कर पा रहा, 6 बार इसका नाम बुलंद बोल चुका हूँ मैं। उसी टाइम पेंचनजी यान काई के मुंह के ऊपर थूक देता है, ये कहते हुए कि तू जिस तरीके की ट्रिक इस्तेमाल करता है ना, बड़ी घिन आती है। तो फिर यान का यहाँ पे लीवाओ का हाथ ही तोड़ देता है, जिसपे वो चीखता है, आई लाइक दैट स्क्रीम, खुद की ही गलती पे है, भाग जाना चाहिए था ना। इसके बाद यान का उससे कहता है कि मैं तुम्हें तो कुछ नहीं करूंगा लेकिन तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे दोस्त को बहुत कुछ करूंगा। इस पे चंजी उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर मेरी तरफ करो ना। जिसपे उससे कहता है, ओले ओले हीरो बनने के तुम तो बारे में सोच रहे हो। लेकिन उस टाइम पे यान का दोस्त उड़ते हुए दूर जाके गिरता है, जिसपे यान का पीछे पलट के देखता है तो फिर आंसू वहाँ पे आ चुका था और ये यैप करे जा रहा था। उन दोनों की तरफ देखता है कि इन दोनों के हालात खराब हैं। तो फिर ये यान का आगे से कहता है कि मैं तुम सभी लोगों के दांत तोड़ दूंगा। भाई उसने ज्यादा नुकसान किया है तेरे वालों का, हाथ के साथ साथ आग भी तोड़ दी है। यू शुड से समथिंग मोर। जिसके बाद हम लोग होकी और इस हॉल के मास्टर को देखते हैं जो उसी के बगल में खड़ा हुआ था। होकी आगे से कहता है ये सब कुछ उसी की गलती है, वो ब्लड बैरियर के अंदर आज ब्रेक थ्रू कर लिया, इस चलते वो काफी ज्यादा खुश हो गया और ज्यादा पी के लेट से आया। इसके बाद वो लोग यहाँ पे साओ हुई के बारे में बात करते हुए कहते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इस तरीके का बंदा निकलेगा, बिल्कुल भी इसके अंदर करेज नहीं है कि ये किसी को बचाने के लिए आगे खड़ा हो सके। जिसपे इस हॉल का मास्टर यानी कि यांग डोंग आगे से कहता है, तुम्हारी बात बिल्कुल भी सही है लेकिन उसका कंसर्न यानी कि चिंता भी एकदम जेन्युइन है। खैर अब उसने यहाँ पे कुछ करने से मना ही कर दिया है तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, और यही एक वजह है कि वो यहाँ पे ब्लड बैरियर के आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा है। बिना अहमद की एक वॉरियर सिर्फ एक बॉडी की तरीके है जिसके अंदर कोई भी जिंदा चीज नहीं है। इसके बाद होकी आगे से कहता है कि चलो चल के यहाँ पे आसुई और बाकी लोगों की मदद करते हैं। वो बस आज ही मार्शल हॉल के अंदर एंटर हुए हैं लेकिन इसके बावजूद वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके खिलाफ यान काई है जो कि स्किन बैरियर के अंदर बस ब्रेक थ्रू करने ही वाला है। लेकिन यांग डोंग आगे से कहता है, एक सेकंड रुको, इस बॉडी के अंदर यहाँ पे एनर्जी फ्लो कर रही है। इसके बाद हम लोग यान काई को देखते हैं जो कि आगे से कहता है, तुम सच में मेरे दांत तोड़ सकते हो क्या? तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये कर पाओगे? जिस पे आसुई हमला करते हुए कहता है कि देख लेना जब तोड़ूंगा। जिसके बाद 1/4 होता है और बस एक एक हिट में ये लोग दोबारा उठ नहीं पा रहे थे। वही डॉज अटैक डॉज अटैक डॉज अटैक डॉज अटैक डॉज अटैक। इसके बाद यान काई की बारी आ जाती है तो वो आगे से कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पे मुझे हरा भी सकते हो? मैं स्किन बैरियर को ब्रेक थ्रू कर लिया हूँ। इसके बाद उन दोनों के बीच में भी डॉज अटैक चालू रहता है और जब आसुई को यहाँ पे ओपनिंग मिलती है तो वो सीधा यहाँ पे यान काई के मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है और एक दांत टूट के गिरता है। और आसुई उससे कहता है कि कुछ खास स्पेशल था नहीं तुम में। इस पे यान काई आगे से रामबुरी बाहर निकाल लेता है और सीधा आसुई के अंदर घुसा देता है, ये कहते हुए कि अब बोल ना मत। इसके बाद वो रामबुरी को इसी तरीके से अंदर बातें करते रहता है और आसुई को धर धर गाली देते रहता है, ये कहते हुए कि तू कुछ भी नहीं है, तेरे पास बाप भी नहीं है, तू एक लूजर है, लूजर, फादरलेस लूजर, तुझे क्या लगता है कि तुम लोगों से टिक भी पाएगा? लेकिन तभी आसुई यहाँ पे यान काई का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि तू सच में कुछ ज्यादा ही सटका हुआ है। इसके बाद वो उसके मुंह के ऊपर एक घुसड़ मारता है और सीधा उसे जमीन पे ही घुसा देता है। तो बस एक ही पंच में इसकी हवा टाइट हो जाती है और आगे से कहता है, दूर हट जाओ। इसके बाद वो सुही को बुलाने लगता है, ये कहते हुए कि तुम कुछ करोगे नहीं क्या? तुम एक इंस्ट्रक्टर हो, यहाँ पे अपने ही फेलो डिसेबल के ऊपर हमला कर रहा है, तुम्हें कुछ करना चाहिए। खैर आसुई आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही यहाँ पे यांग डोंग आता है जो कि उन लोगों से कहता है कि बस करो, बहुत हो गया। नहीं, अब तक जब ये दोनों इसकी आंख फोड़ रहे, इतने हाथ पैर तोड़े, तब तक तू अंडे सुलगा रहा था क्या गेंडे? पहले मुझे ये बता। और ये लोग जब भी तक इन लोगों के हाथ पैर तोड़े थे, इन लोगों को ये यहाँ से भगा देता है, बस इतना ही, और कुछ नहीं करता इनके साथ ये। और साथ में वो साओ हुई से कहता है कि तुम मुझसे अकेले में मिलना, मैं तुम्हें तब बताऊंगा कि किसके रूल कितने बड़े हैं। वहीं पे आसुई अपने मन के अंदर सोचता है कि ये है यांग डोंग। वहीं पे आसुई को यही लग रहा था कि उसने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी है, अब वो इस हॉल के अंदर कभी भी नहीं रह सकता। अगर सेल्फ डिफेंस मिस्टेक में आता
आता है ना तो हॉल के अंदर तुझे रहने की जरूरत भी नहीं है। और ये सलाह अपने आप को ही दोष दिए जा रहा था। इसे ये लग रहा था कि इसे सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन यांग नांग उससे कहता है कि मेरे डिसाइपल बनना चाहोगे, एकदम डायरेक्ट डिसाइपल। पता नहीं मैं आजकल हिडिंग में ढूंढ ले रहा हूँ। यांग नांग मुझे गवर्नमेंट के तरीके लग रहा है। हम मांगते हैं कुछ, देते हैं कुछ और। चाहिए इंसाफ, देते हैं मंदिर और फ्रीबीज, लाडली बहन योजना। अगला सीन 2 हफ्ते के बाद का होता है और सीधा यंग रेडिसन के अंदर का ही होता है। क्योंकि ये डायरेक्ट डिसाइपल बन चुका है तो ये डायरेक्ट अंदर ही आ चुका है। कुछ लड़कियां यहाँ पे आती हैं और आसुई को यहाँ पे उसके कपड़े देके जाती हैं जो यहाँ पे नए भिजवाए दिए गए थे डायरेक्ट डिसाइपल वाले। आसुई हम लोगों को बताता है कि इन लोगों को ज्यादा कुछ नहीं मिला, इन लोगों की चोटें यहाँ पे ठीक कर दी गई बस ट्रीटमेंट के जरिए और कुछ भी नहीं। और हाँ, उन दोनों की भी आग का पता नहीं मुझे, ऑथर की मर्जी होगी ठीक ही हो जाएगी। वहीं पे आसुई के पास अब यहाँ पे कोई भी चीज की कमी नहीं है। अब वो अकेला नहीं, उसके पास मास्टर है, भाई बहन है और सॉलिड बैकिंग है। अब ज़ो फैमिली का अगला नंबर है उनसे बदला लेने का। इसके बाद हम लोग हुकी को देखते हैं जो कि अपने बाकी भाइयों बहनों को, पूरे 9 डिसाइपल्स हैं ना यहाँ पे डायरेक्ट में से आसुई को मिला के, तो ये बाकी 4-5 को यहाँ पे कहानी बता रहा था कि आसुई ने कैसे यहाँ पे उन सभी लोगों को हरा दिया। हम लोग यहाँ पे 4th डायरेक्ट डिसाइपल को देखते हैं जिसका नाम जूजी सुईत है। वो आगे से कहता है बस बस 2 घंटे से मैं यही कहानी सुना रहे हो, दिमाग खराब कर दिया है, बस करो भाई। इसके बाद लोग 8th सीनियर डिसाइपल को देखते हैं जिसका नाम जियांग चंग सॉन्ग था। वो भी आगे से ये कहता है बस करो भाई, हम भी थक चुके हैं कहानी सुन के, चाय वाय मंगा लो, पी ले थोड़ा सा। इसके बाद हम लोग 6th सीनियर डिसाइपल को भी देखते हैं जिसका नाम काओरैंग था, ये लाल वाला। साथ ही में 5th सीनियर सिस्टर को भी जिसका नाम जू साओकिन था। वो बाकियों से कहती है कि मेरा भी दिमाग खराब हो चुका है, मुझे बस यहाँ से जाने दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस नए डिसाइपल से मिलवा दो, उसको देखने के बाद तुरंत भाग जाऊंगी। इसके बाद हम लोग 2nd सीनियर डिसाइपल को देखते हैं जिसका नाम यूडुन था। ये जो दांत दिखा रहा है उसके पीछे वाला काले कलर में, और जो दांत दिखा रहा है इसका नाम लू गैंग है और ये 3rd सीनियर डिसाइपल है। फिर इसके बाद आसुई यहाँ पे आ जाता है इन लोगों से मिलने के लिए और वो इन लोगों को यहाँ पे ग्रीट करता है आके ही। और ये जो कपड़े मिले हैं ये इन्हीं लोगों ने गिफ्ट किए हैं, तो ये इन लोगों को थैंक यू कहता है। तभी लू गैंग आगे बढ़ता है और इसने कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था, तो वो अपने पास से यहाँ पे टंगस्टन और बाहर निकालते हुए कहता है कि तुम इसका इस्तेमाल यहाँ पे वेपन बनाने के लिए कर सकते हो। साथ ही में उससे ये भी कहता है कि तुम कभी भी मेरी शॉप पे आ सकते हो और मुझे बता देना कि तुम्हें कौन सी टाइप की वेपन की जरूरत है, मैं वैसा ही तुम्हारे लिए फोर्ज कर दूंगा। इसके बाद जियांग सभी लोगों से कहता है कि सभी लोगों ने अपने अपने गिफ्ट दे दिए हैं, तो फिर चलो चलते हैं मास्टर से मिल लेते हैं, और उनकी वाइफ दोनों इंतजार कर रहे होंगे। इसके बाद अगला सीन जाओ मनार का होता है जहाँ पे इन लोगों को साउजिंग की बॉडी ही मिली थी, लेकिन जब इन लोगों ने उसकी बॉडी को चेक किया तो फिर उसके स्टमक के अंदर जो कीड़ा था यानी कि रिफाइन वाला चीज था वो वहां से गायब हो चुकी थी। इस पे जाओ फैमिली का मास्टर स्टुअर्ट ज़ैंग के ऊपर एकदम थप्पड़ मारता है एकदम खींच के, ये कहते हुए तुम्हें पता भी है कि वो चीज कितनी बड़ी परेशानी हमारे सर के ऊपर ले आ सकती है अगर वो चीज एक्सपोज हो गई। अगर अथॉरिटीज यहाँ पे उसे सूंघते हुए आ जाती हैं तो फिर अपनी नाक रगड़ने के लिए रेडी रहना। इस पे स्टुअर्ट ज़ैंग आगे से कहता है ये सब कुछ यहाँ पे आसुई की वजह से हुआ है, उसने पक्का यहाँ पे साउजिंग को खत्म कर दिया होगा और इसी वजह से वो चीज उसके पेट से भाग निकली। इस पे जाओ फैमिली का मास्टर आगे से कहता है कि आसुई तुम्हें नहीं पता क्या कि वो यहाँ पे उसका पर्सनल गार्ड बन चुका है यांग डोंग का। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसका कुछ उखाड़ सकते हो तो फिर जाओ और जाके सबसे पहले यहाँ पे यांग डोंग से निपटने ला। अगर वो तुम्हें कुछ भी ना करे तो फिर खुद को किस्मत वाला समझना। सुन मेरी बात ध्यान से, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन से मेथड का इस्तेमाल करता है, मुझे किसी भी कीमत पे जल्द से जल्द वो चीज चाहिए, अभी की अभी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। वहीं पे आसुई के लिए ये लोग कुछ अलग सा प्लान बनाते हैं जिसके बारे में हमें अभी नहीं बताया जाता। साथ ही में हम लोगों को यहाँ पे मैडंग यांग से मिलाया जाता है यानी कि यांग डोंग की बीवी से जिसका नाम जूसी था। बड़ी केड़ी बीवी है यार, इसको मिली कैसे? मेरा सवाल ये है पहले, पक्का ऑप्शन नहीं होंगे। दैट्स व्हाट शी सेड। फिर इसके बाद यांग डोंग यहाँ पे आसुई से दोबारा पूछता है कि डायरेक्ट डिसाइपल बनना है या नहीं, और आसुई तुरंत इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद यांग डोंग यहाँ पे आसुई को रूल्स के बारे में समझा रहा था, ये कहते हुए कि तुम यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी की रिस्पेक्ट करोगे, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे एल्डर्स और तुम्हारे फेलो डिसाइपल्स। और जो तुम्हारे फेलो डिसाइपल्स हैं यानी कि छोटे पद पे हैं उन्हें तुम कभी परेशान नहीं करोगे और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। ये बात तुम मुझे तब समझा देता जब वो दोनों उसके हाथ पैर तोड़ रहे थे। और आसुई इन सभी चीजों के लिए मान जाता है। यांग डोंग उससे कहता है कि तुम्हारे सामने जो चाय रखी हुई है उसे पी लो, जिसके बाद तुम मेरे 9th डिसाइपल बन जाओगे। तब से तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा और ना ही कोई बेइज्जती करेगा, तुम्हारा मास्टर तुम्हारे सामने ढाल के तरीके खड़ा रहेगा। इसके बाद हम लोग मार्शल हॉल को देखते हैं जहाँ पे सभी लोग एकदम कड़ाके से ट्रेनिंग कर रहे थे और ऑफ कोर्स ये ब्रेक भी लेते हैं क्योंकि ट्रेनिंग काफी ज्यादा थकाऊ थी। साथ ही में ये लोग यहाँ पे आसुई के बारे में ही बात कर रहे थे कि वो डायरेक्ट डिसाइपल बन चुका है, और साथ ही में यान गाय के बारे में भी कि सबसे मजेदार पार्ट यही है कि सालों को लात मार के यहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन ऐसा कहा जा रहा कि वो तो सिर्फ पैदे थे, उनसे भी बड़े खिलाड़ी थे इन सभी चीजों के पीछे। साथ ही में लोग जुवे युवान को देखते हैं जो कि इन सभी बातों को सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसके बाद हम लोग होकी को देखते हैं जो कि यहाँ पे आसुई से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पे 4 बैरियर और 7 पाथ के बारे में पता है। इस पे आसुई आगे से कहता है कि 4 बैरियर के बारे में मुझे पता है, स्किन, फ्लेश, बोन एंड ब्लड, जो तुम्हारे फर्स्ट बैरियर बनते हैं, लेकिन 7 पाथ के बारे
में उसे घंटा कुछ नहीं पता। तो फिर होकी उसको यहाँ पे दी 7 पाथ के बारे में बताता है कि पहला पाथ यहाँ पे गैपरिंग हॉक्स है, दूसरा पाथ यहाँ पे वुल्फ स्पोक है, तीसरा पाथ यहाँ पे टाइगर हंटिंग है, चौथा पाथ यहाँ पे स्टॉम्पिंग एलिफेंट है, पांचवा पाथ यहाँ पे हेवनली ड्रैगन है, छठा यहाँ पे फोर्ज और सातवां यहाँ पे ट्रांसेंडेंट रेनबो है। होकी उसे बताता है ग्लोपिंग हॉर्स रियलम एक पीक है जहाँ पे कोई भी बिना किसी मूवमेंट के कई सारे घोड़ों को आसानी के साथ कंट्रोल कर सकता है। वुल्फ स्मोक रियलम के अंदर ब्लड एंड एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जैसे कि वो कोई वुल्फ स्मोक हो। स्पिरिट्स एक नई सीमा पे पहुंच जाती हैं जैसे कि तुम एक सेलेस्टियल बीइंग कहलाते हो। स्ट्रेंथ हद से ज्यादा बढ़ जाती है जैसे कि तुम्हारा सामना कई सारे वुल्फ के झुंड से हो चुका हो, लेकिन इसके बावजूद तुम उन्हें हरा दो और तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ी हो। टाइगर हंटिंग रियलम के अंदर ब्लड एंड एनर्जी यहाँ पे लहरों की तरीके बड़ी हो जाती है और एकदम बढ़ती रहती है। स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ऑर्डिनरी पीपल उसे सही भी नहीं पाएंगे और इस रियलम पे ऐसा फील होता है कि जैसे कि एक कमजोर रैबिट एक खूंखार टाइगर के सामने आ चुका हो, तब सोरी हिम्मत पूरी तरीके से सैटर हो जाती है और डर के अंदर बदल जाती है। लंबा चोखा समझा रहे हैं ये, आई नो दैट, लंबा चोखा समझा रहे हैं। एलिफेंट स्टॉम्पिंग रियलम के अंदर वो जब भी एक मूव करेगा तो फिर पूरी धरती कांप उठेगी। इतनी ज्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ रहेगी कि वो पत्थरों को यहाँ पे तोड़ सकता है और पहाड़ों को हिला सकता है, यहाँ तक कि नदियों को मोड़ सकता है। जो कोई भी इस रियलम को अचीव कर लेता है उसे ग्रेट जनरल मान लिया जाता है। इसके बाद हेवनली ड्रैगन रियलम, इस रियलम के अंदर कोई भी इंसान सेलेस्टियल ड्रैगन का औहदा पा लेता है और वो दुनिया के नियमों कायदों से आजाद हो जाते हैं, यानी कि खाने पीने की जरूरत नहीं है उन्हें। उनका एक कदम 3000 मीटर के आसपास रहेगा। वो आसमान के अंदर उड़ सकते हैं और ऐसे बंदे को मार्शल सेंट कहा जाएगा किसी भी नेशन का। इसके आगे के रियलम के बारे में होकी को घंटा नहीं पता है, लेकिन उसे कुछ एक्सपर्ट्स के बारे में पता है जो कि इन लेवल्स के ऊपर पहुंच चुके हैं। उनको यहाँ पे रियलम ऑफ असेशन या फिर ट्रांसेंडेंस कहा जाता है। इस पे होकी आगे से कहता है कि दुनिया कुछ ज्यादा ही बड़ी है यार, और वो मन के अंदर सोचता है अगर वो यहाँ पे असेशन को हासिल कर ले, यानी कि एक पावरफुल बंदा बन जाए, तो फिर क्या वो उस वर्ल्ड के अंदर वापस जा सकता है जिससे वो आया है। इसके बाद आसुई होकी से पूछता है कि उन लोगों का मास्टर कौन से रियलम पे है। इस पे होकी उससे उल्टा सवाल पूछता है कि तुम्हें पता है कि सिटी के अंदर कितने हॉल्स हैं। इस पे आसुई को इतना ही पता था कि यहाँ पे टोटल सिर्फ 3 ही हॉल्स हैं जो कि मार्शल आर्ट सिखाते हैं। होकी आगे से बताता है कि वो दोनों बाकी फैमिलीज यहाँ पे रहते हैं क्योंकि वो लोग सिर्फ यहाँ पे स्कूल ओपन ही करना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों की मास्टर की बात अलग है। ये टाउन ही उसका घर हुआ करता है, इसीलिए वो यहीं पे ही रहता है और उन लोगों का स्कूल यहाँ पे फर्स्ट रैंक आता है। उसकी सिर्फ एक ही वजह है क्योंकि उनका मास्टर यहाँ पे टाइगर हंटिंग रियलम पे है और अभी तक कोई भी उसे यहाँ पे हरा नहीं पाया है। इस पे आसुई अपने मन के अंदर सोचता है कि सिस्टम के बूस्ट के साथ में वो इस रियलम के ऊपर काफी इजी से पहुंच सकता है। इसके बाद होकी आसुई से कहता है कि आज का लेसन यहीं पे ही खत्म होता है, जाओ और जाके आराम कर लेना और नहा लेना। एक्सरसाइज के साथ में आराम भी काफी ज्यादा जरूरी है। वही पे आसुई यही सोच रहा था कि वो यहाँ से डायरेक्ट मछलियां पकड़ने के लिए ही जाएगा क्योंकि जो फैमिली का प्रेशर अब पहले से काफी ज्यादा कम हो चुका है, वो लोग उसके रास्ते में नहीं आएंगे। जिसके बाद हम लोग आसुई को सीधा बोर्ड के ऊपर ही देखते हैं। घड़ियाल और कैटफिश की वजह से उस लोगों ने यहाँ भी काफी सारी मछलियां पकड़ ली थी, लेकिन उसे यहाँ पे एक भी मिस्टिक फिश नहीं मिली थी। अगर वो मिल जाती तो फिर वो आज यहाँ पे स्किम डायरिया के अंदर ब्रेक थ्रू कर लेता, लेकिन तभी आसुई के सामने एक भूरे कलर का पंख आता है और तभी वहाँ का मौसम पूरा सा बिगड़ जाता है और हर तरफ बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची लहरें आने लगती हैं। फिर जब आसुई अपने सामने देखता है तो फिर उसे यहाँ पे 2 बिस्ट लड़ाई करते हुए दिखाई देते हैं। एक तो बहुत बड़ा पंछी था और दूसरा एक बहुत बड़ा मेंढक था जो आपस में ही लड़े जा रहे थे। हालांकि पंछी ज्यादा भारी था इसलिए वो मेंढक के ऊपर लात मार के उसे पानी के अंदर गिरा देता है, तो उसके गिरने की वजह से एक बहुत बड़ी लहर आती है और उस लहर के चलते यहाँ पे आसुई की बोट और उसकी सारी मछलियां यहाँ पे बह जाती हैं। जिसके बाद आसुई पानी से बाहर निकलता और वो खुद को संभाल ही रहा था कि उसी टाइम पे वो पंछी आगे से एक मंडल अटैक करता है तो सीधा आसुई से जा टकराता है, जिसके बाद आसुई पानी के अंदर गिर के बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो फिर वहाँ पे तीनों पेट्स बैठे हुए थे जो उसे पानी से बाहर लेके आए थे। आसुई इसी बारे में सोच रहा था कि वो पंछी क्या था यार, साले ने एक झटके के अंदर ही मुझे अनकॉन्शियस कर दिया। और उसे समझ में आ जाता है स्पिरिट बीस्ट की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है। उसे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा दूरी बना के रखने में ही फायदा है जब तक तुम उनके लायक न बन सको। इसके बाद वो आराम से लेट जाता है क्योंकि उसका सारा प्लान यहाँ पे पोस्टपोन हो चुका है। मछलियां बह गई, बोट डिस्ट्रॉय हो गई, अब वो स्किन बैरियर के अंदर यहाँ पे ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता है। लेकिन तभी घड़ियाल उसके पास आता है और अपना मुंह खोल के वहां से एक मछली बाहर निकालता है जो मिस्टिक फिश थी। जिसको देख के आसुई काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसकी मदद से अब वो यहाँ पे इजिली ब्रेक थ्रू कर सकता है। इसके बाद हम लोग आसुई को देखते हैं जो कि यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने की तैयारी कर रहा था। वो हम लोगों को बताता है कि ब्लड एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्शन है सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट की फिजिकल स्ट्रेंथ का, लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पे पावरफुल ब्लड एनर्जी की वजह से नहीं बनता है, बल्कि ये जो ब्लड एनर्जी बनती है ये इसलिए बनती है क्योंकि उनकी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन इज स्ट्रॉन्ग है और वो लोग यहाँ पे ब्लड एनर्जी को कॉन्स्टिट्यूट कर पाते हैं, उसे इकट्ठा कर पाते हैं। इसलिए ब्लड एनर्जी यहाँ पे ताकत का सोर्स नहीं है बल्कि वो रिजल्ट है, लेकिन ये रिजल्ट भी यहाँ पे बदल के रेनफोर्स करके वो कारण बन सकता है जिससे बॉडी यहाँ पे ताकतवर बनती है। जैसे एक पॉजिटिव साइकिल बनता है और वो साइकिल लगातार चलते रहता है और ग्रोथ बढ़ती रहती है। आसान शब्दों में पानी का एग्जांपल ले लो, पानी पीते हो एनर्जी मिलती है, निकाल देते हो। खाना भी इसी तरीके से चलता है। और रही
बात साइकिल ग्रो होने की, तो फिर अपनी उम्र के हिसाब से ले लो। अगर उम्र छोटी है तो कम खाने एनर्जी लगेगी, उम्र ज्यादा है तो ज्यादा लगेगी। और बुढ़ापे के साथ में ये भी उल्टा हो जाता है, ज्यादा सोचना नहीं, सिर्फ केंद्र पे ध्यान दिया जाए। इसके बाद हम लोग आसुए को देखते हैं जो कि यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे एक अगरबत्ती भी जल रही थी जो कि उसके मन को एकदम शांत रखे हुए थी। ये अगरबत्ती यहाँ पे होगी नहीं थी, ये कहते हुए कि इसका इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हारे केंद्र यानी ध्यान को अच्छा बनाए रखेगी और तुम्हें ब्रेक थ्रू होने में ईजी रहेगी। ब्रेक थ्रू करने की और मार्शल आर्टिस्ट बनने की सिर्फ एक ही चाबी है जो कि यहाँ पे है, चेस्ट के अंदर जो ब्लड एनर्जी है उसे टेम्पर करना, यानी कि और भी ज्यादा बेहतर बनाना। आसुए जितनी भी बार यहाँ पे अपने ब्लड एनर्जी को ट्रेन करता है वो उतनी बार खत्म हो जाती है, लेकिन वो यहाँ पे फिश मीट को खा के मिस्टिक फिश को उसे यहाँ पे दोबारा भर देता है। हालांकि उसने ब्रेक थ्रू करने की कोशिश यहाँ पे 36 बार कर ली है, लेकिन इसके बावजूद उसे अभी तक रिजल्ट नहीं मिला। हालांकि हॉकिंग ने उसे बता दिया था कि तुम कई बार फेल हो सकते हो, लेकिन ये एक प्रोसेस है। वो जितनी भी बार यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेगा उसे उतनी बार यहाँ पे की ब्लड और इनर फोर्स को यहाँ पे सिमुलेट करना पड़ेगा, जिससे बॉडी का फेस और स्किन यहाँ पे अलग अलग तरीके के रिफाइनमेंट इफेक्ट को दिखाएगी। की और ब्लड यहाँ पे एनर्जी को रेफर किया गया है जो चेस्ट के अंदर दिखेगी, और एसेंस को यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के अंदर कंडेंस किया जाएगा, और वहीं यहाँ पे जिंदगी की रेखा के बराबर है। साथ में होकी ने यहाँ पे आसुई को ये भी बताया था कि जब उसे सीने के अंदर हल्की हल्की गर्माहट फील होने लगे कि वो फैल रही है, जिसको वो अपनी ब्लड एनर्जी के साथ में मर्ज करेगा उसी को ही की कहा जाता है, जो यहाँ पे मूव करना शुरू हो चुकी है। ये धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी के अंदर घूमेगी, उसके हाथ पैरों में जाएगी, उसकी बोन्स के अंदर जाएगी, जिसके बाद वो फाइनली यहाँ पे फेशियल एंड स्किन के पास पहुंच जाएगी, जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्मर की एक बहुत ज्यादा पावरफुल हीट सोर्स के अंदर बदल जाएगी। जिसके बाद स्किन रिफाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा और उसका हार्ट भी यहाँ पे टेम्पर हो जाएगा। जैसे के साथ आसुए का यहाँ पे 40वां अटेम्प्ट भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अभी भी वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था, लेकिन वो करीब पहुंचने जा रहा था धीरे धीरे करके। साथ ही में उसका फ्यूजन भी यहाँ पे अब 49 के पास पहुंच चुका था, इसीलिए आसुए को फील हो रहा था कि जैसे ही वो यहाँ पे 50 के पास पहुंच जाएगा तो फिर शायद से कुछ बदलाव आ जाए। लेकिन अब वो हर्ब और यहाँ पे फिश मीट उसके लिए किसी काम का नहीं था, कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं दिखा रहे थे, उसे कोई भी वाटर एसेंस अब यहाँ पे नहीं मिल रहा था। उसी टाइम पे आसुए को बाहर से आवाज आती है तो दरवाजा खोलता है, तो फिर उसे यहाँ पे लीबा के फादर और चंजी के फादर दिखाई जाते हैं, जो यहाँ पे आसुई से मिलने के लिए ही आए हुए थे खास तौर पे। आसुई भी उनको देख के हैरान था, वो यही सोच रहा था कि लीबा के फादर और चंजी के फादर यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हैं, और वो दोनों से पूछता है कि आपको कुछ काम है क्या। जिस पे लीबा के फादर उसे शुक्रिया कहने के लिए आए थे और उसे ये भी पूछना चाहते थे कि लीबा कहाँ पे है, वो 2 दिनों से घर नहीं आया है, क्या वो भी मार्शल हॉल के अंदर या फिर कहीं काम से गया हुआ है। और चंजी के फादर भी यही चीज पूछने के लिए आए हुए थे, जिसपे आसुई उन लोगों से झूठी कहता है कि कल रात उन लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा था और वो जल्दी में घर आ गया था, इसलिए वो उन्हें बताना भूल गया। लेकिन उन लोगों ने यहाँ पे काफी अच्छे से परफॉर्म किया और जो भी इंस्ट्रक्टर थे वो यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस को देख के दंग रह गए, इसलिए उन लोगों ने इन दिनों के लिए कंट्री साइड में एक रूम का इंतजाम कर दिया और वो लोग वहीं पे ही रह रहे हैं और वहाँ से डायरेक्ट ट्रेनिंग हॉल के लिए निकल जाते हैं। असल में तो वो दोनों मार खाने के बाद में अभी तक घर ही वापस नहीं आए थे, क्योंकि उन दोनों की चोटें सही से हील नहीं हुई थी और उन्हें लग रहा था कि उनके घर वाले उन्हें वापस जाने ही नहीं देंगे, इसलिए वो दोनों ये बात दबाए हुए अपने कमरे के अंदर ही लेटे हुए हैं। हालांकि दोनों फादर्स यहाँ पे संतुष्ट हो जाते हैं ये जान के कि उनके बेटे सही सलामत हैं और वो दोनों काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। इसके बाद लियो के फादर आसुई को बताते हैं, हम लोग तुम्हें ये भी याद दिलाने के लिए आए थे कि हमारा विलेज यहाँ पे दोबारा रिवॉर्ड गॉड के लिए सेक्रीफाइसल सेरेमनी करने वाला है। आसुई को इस सेक्रीफाइसल सेरेमनी के बारे में पता था, हालांकि इन लोगों ने 3 महीनों से ये सेरेमनी नहीं की थी, जबकि हर साल ये की जाती है। चंजी के फादर आगे से बताते हैं कि रिवर गॉड ने उन लोगों को एक डिवाइन साइन दिखाया था कल, इसलिए वो लोग यहाँ पे एक और रिचुअल करने वाले हैं। लियो के फादर आगे से कहते हैं कल रिवर गॉड पानी से बाहर निकले थे और उन लोगों ने एक जलते हुए पंछी को भगा दिया था। जिसपे आसुई आगे से कहता है अंकल वो मेढक था, कोई गॉड वॉड नहीं, वो भी लात खाया था, पेट के ऊपर नीचे गिर गया था। आसुई उन लोगों से कहता है कि चिंता ना करो, वो यहाँ पे पैसों के जरिए कंट्रीब्यूट करेगा और सैनिमी के अंदर हिस्सा भी लेगा जब समय आएगा। इसके बाद अगला सीन लोटस केव के अंदर का होता है। ये वही केव है जहाँ पे आसुई अपनी जड़ी बूटियां उगाता है। बाय द वे हम लोग आसुई को अभी यहाँ पे जड़ी बूटियां नहीं बल्कि प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो घड़ियाल के साथ में फाइट करने की कोशिश कर रहा था और उसकी मूवमेंट अब पहले से काफी ज्यादा एक्यूरेट हो चुकी थी और आसुई इतनी टाइम में यहाँ पे 1500 लीटर 150 लीटर के आसपास में पानी कंट्रोल कर सकता है और साथ ही में वो उसको यहाँ पे कंप्रेस करके 10 लीटर के अंदर बदल सकता है। और जब वो उसे रिलीज करता है तो फिर उसकी जो फोर्स रहती है वो यहाँ पे 15 kg के आसपास रहती है। फिर इसके बाद आसुई यहाँ पे पानी की मदद से कैटफिश और घड़ियाल के ऊपर स्लैश मारता है, लेकिन वो दोनों अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। ये कहते हुए कि हमें नहीं खेलना, तुम चीटिंग करते हो। और फिर आसुई की स्ट्रेंथ अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो इजीली यहाँ पे किसी को भी हरा सकता है जो स्किन बैरियर के आसपास है। वहीं पे आसुई का लकड़ी का फट्टा जो पानी के अंदर पता नहीं कैसे चल रहा है, ये साला भाग भूग भी नहीं रहा ऑक्सीजन की वजह से, वो टूट जाता है फोर्स की वजह से। इसलिए आसुई को चाहिए था एक खतरनाक वेपन। आसुई को याद था कि उसके लू गैंग भाई ने
उसे बताया था कि अगर उसे किसी भी टाइप के वेपन की जरूरत हो तो फिर वो उसकी शॉप के अंदर आ सकता है और वो उसकी मदद कर देगा उसके लिए कोई सा वेपन बनाने में या फिर ढूंढने में। वहीं पे आसुई को ये भी पता था कि कुछ वेपन्स होते हैं जो कि खुद से यहाँ पे लेवल अप हो जाते हैं और सेल्फ रिपेयर का भी सिस्टम उनके अंदर रहता है, यानी कि उन्हें बार बार ठीक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे वेपन्स को बनाने के लिए यहाँ पे हेवनली मटेरियल्स के साथ में असली ट्रेजर्स और कई बार तो कोर्स की भी जरूरत पड़ती है ताकि वो अपना कोर्स बना सकें और खुद को सेल्फ रिपेयर सिस्टम के अंदर डाल सकें। इसलिए आसुई को भी इसी तरीके का वेपन चाहिए था और तभी आसुई को कुछ यहाँ पे गर्मी सा महसूस होता है जो कि यहाँ पे कैटफिश को महसूस हुआ था। आसुई चौंकी से पूछता है कि क्या हुआ भाई, तुम्हें क्या महसूस हुआ? जिस पे चौंकी एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो गर्मी यहाँ से आ रही है। आसुई जब उस जगह को चेक करता है तो फिर वहाँ पे एक फेदर गिरा हुआ था, एक पंख, जो कि उसी पंछी का था जिसने यहाँ पे मेढक के ऊपर लात मारी थी। ऑफकोर्स ये पानी के अंदर भी आग के तरीके जल रहा है तो ये सच में स्पेशल होना ही था। इसलिए आसुई उसे ऊपर उठा लेता है और यही सोचता है अगर वो इसको लेके क्लू गैंग के पास जाए और उसे ये वेपन दे तो फिर शायद से इसकी मदद से वो लोग यहाँ पे एक वेपन बना सकते हैं। इसलिए आसुई उसे पंख को लेके शहर के बीच में आ जाता है और वो यहाँ पे शॉप को ढूंढ ही रहा था कि तभी उस साइड से उसे धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। अब पूरे गाँव के अंदर से ब्लैक स्मिथ ही होता है जो की यहाँ पे आग का इस्तेमाल करता है, तो फिर उसे समझ में आ जाता है कि उसी साइड पे लू गैंग की शॉप होनी चाहिए। हम लोग लू गैंग को देखते हैं जो कि अपना काम ही कर रहा था, तभी वो देखता है कि आसुई उसके पास आ चुका है तो वो उसे वेलकम करता है। आसुई उसको बताता है कि फिशिंग के टाइम में उसे कुछ कमाल की चीज मिली थी जिसको वो यहाँ पे उसे दिखाना चाहता है। जिसके बाद जब वो यहाँ पे लू गैंग को वो पंख दिखाता है तो लू गैंग उसे देखते ही पहचान लेता है और वो आगे से बताता है कि ये क्रिम्सन फायर मोल्ट फेदर है और ये सच में एक काफी अच्छा ट्रेजर है। आसुई यहाँ पे लू गैंग से पूछता है कि इसमें कौन सी खास बात है, जिसपे लू गैंग आगे से बताता है कि ये काफी ज्यादा अमेजिंग चीज है क्योंकि ये पंख क्रिम्सन फायर पंछी से आया है जो कि एक रेयर स्पिरिट क्रीचर है। जब भी ये किसी के सामने टकराता है तो ये जिंदगी को खतरे में डालने वाला खतरा होता है और ये जो पंछी होता है अपने पूरे लाइफ एसेंस को अपने पंखों के अंदर डाल देता है। जिसके बाद जब ये पंख होते हैं ये हमला करने के लिए एकदम मिसाइल्स के तरीके बाहर निकलते हैं और अपने टारगेट को जाके हिट करते हैं और उनमें से एक पंख के अंदर यहाँ पे लाइफ एसेंस रहता है और ये जो पंख यहाँ पे आसुई को मिला है ये वही पंख है जिसके अंदर लाइफ एसेंस है, जिसको यहाँ पे स्कारलेट फायर गोल्ड फेदर के नाम से जाना जाता है। और क्रिम्सन फायर पंछी इसी पंख का इस्तेमाल करके अपने आप को रीबर्थ भी कर सकता है, जैसे कि कुछ छिपकलियां यहाँ पे अपने आप को केचुली के द्वारा निकाल के दोबारा जिंदा कर लेती हैं और जैसे कि जेलीफिश भी कर लेती है। लेकिन इस वाले पंख ने मना ही कर दिया कि मैं इन सभी चीजों में ज्यादा भरोसा नहीं रखता, मैं जा रहा हूँ अपने काम से, पानी में डूब के रहूंगा। इसी के चलते शायद से पंछी यहाँ पे खत्म हो जाता है लेकिन पंख जिंदा रहता है और उसके अंदर पूरा लाइफ एसेंस रहता है। जिसपे आसुई काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो आगे से कहता है कि ये वही पंख है क्या जिसके बारे में बता रहे थे, गोल्डन फेदर्स। जिसपे लू गैंग आगे से कहता है नहीं, मैं तो वो कहानी बता रहा था, ये नॉर्मल सा पंख है जिसको यहाँ पे फायर रिमेंड फेदर कहते हैं, लेकिन ये फिर भी काफी ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद आसुई पूछता है कि मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। जिस पे लू गैंग आगे से बताता है कि ये पंख यहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, तुम इसकी मदद से स्पिरिचुअल वेपन बना सकते हो। और वो उससे पूछता है कि तुमने सोचा कि तुम्हें किस टाइप का वेपन चाहिए। वहीं पे आसुई ने जब क्रैब के साथ फाइट कर रही थी तब उसे सब कुछ पहले से ही याद था और उसे यहाँ पे एक स्पीयर चाहिए था जिसकी मदद से वो यहाँ पे पानी के अंदर भी अच्छे से फाइट कर पाएगा और उसकी टेक्निक्स भी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। ये सुन के लू गैंग काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि मार्शल स्कूल के अंदर इस तरीके के वेपन्स का यूज करना काफी ज्यादा रेयर होता है। हालांकि लॉन्ग रेंज वेपन्स एडवांटेज देते हैं जल्दी से अपने एनिमी के पास में पहुंचने को, लेकिन यहाँ पे उन्हें कंट्रोल करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आसुई ने मन बना लिया था इसलिए वो लू गैंग से कहता है कि अब वो वेपन चेंज नहीं करेगा, उसे स्पीयर ही चाहिए। इस पे लू गैंग उससे कहता है कि ठीक है तुम चले जाओ, जैसे ही वेपन बनके तैयार हो जाएगा मैं तुम्हें किसी को भिजवा दूंगा नोटिफाई करने के लिए, अभी के लिए तुम चले जाओ। लेकिन जाने से पहले आसुई यहाँ पे लू गैंग से पूछता है कि वो धुआं किस लिए उठ रहा है भाई उस साइड पे। जिसपे लू गैंग आगे से बताता है कि वो जगह पाहुआ टेम्पल की है और वहाँ पे एक बहुत बड़ी आग लग चुकी है सामने और इस आग को लगना नहीं चाहिए था क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जिसको नहीं होना चाहिए था। आसुई पूछता है कि क्या हो गया भाई, वहाँ पे तुम इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो गए। जिसपे लू गैंग आगे से बताता है क्योंकि उस जगह पे माउंटेन डीमन अपीयर हुआ है और यह माउंटेन डीमन और कोई नहीं सॉगिंग ही था, वही बंदा है जिसकी आसुई ने सर पे पत्थर मारा था गाड़ाम से। जिसके बाद सिंसिप्टो के एक प्रेग्नेंट वुमन पे आता है जो की अपनी जान बचा के भाग रही थी और वो भागते हुए पाहुआ टेम्पल के पास ही आ जाती है। वहाँ पे एक छोटे मॉन्क से कहती है कि उसे मदद की जरूरत है और जिसके बाद वो वहीं पे ही बेहोश हो जाती है। वो छोटा मॉन्क उसकी मदद करने के लिए आता, जब उस औरत की यहाँ पे आंखें खुलती तब तक वो टेम्पल के अंदर ही थी। वो उन लोगों से पूछती है कि वो कहाँ पे है, तो फिर वहाँ पे जो सीनियर मॉन्क था वो आगे से बताता है कि तुम इतनी टाइम पे पाहुआ टेम्पल के अंदर हो और वो उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। वो लड़की उन लोगों को बताती है कि वो यहाँ से डायरेक्ट हुआजू कंट्री के लिए जा रही थी, लेकिन 3 महीने पहले उसने सोचा कि वो यहाँ के लोगों से थोड़ी मुलाकात कर ले क्योंकि उसके रिश्तेदार यहीं पे ही रहते हैं, लेकिन कुछ अनजान चीज उसके साथ हो चुकी
चुकी थी। कुछ मिस्टीरियस बैंडिट्स के ग्रुप ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। इसके बाद उन लोगों ने इसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी और इसे एक अजीब जगह पे लेके गए, और जब इसके ऊपर से पट्टी हटाई गई तब वो उस जगह को देख के दंग ही रह गई थी। उसे ऐसा ही लग रहा था कि वो डायरेक्ट हेल में आ चुकी है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग थे उन्हें यहाँ पे टॉर्चर करके किसी तरीके के फिंडिस घोस्ट के अंदर बदल गया था। फिंडिस का मतलब होता है कुछ ज्यादा पसंद आना और एकदम क्रूअल, घिनौना टाइप में, जिसपे वो सीनियर मॉन्क काफी ज्यादा सीरियस होता है और उससे पूछता है कहीं उन लोगों ने तुम्हें यहाँ पे रैंसम के लिए तो किडनैप नहीं किया था? इसका मतलब मैं भी नहीं जानता, भूल जाओ। जिसपे वो लड़की आगे से बताती है कि नहीं, उन लोगों ने कहा था कि वो सिर्फ एक मटेरियल है जिनका इस्तेमाल यहाँ पे पिल रिफाइन करने के लिए किया जाएगा। जिसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ पे पिल को कैसे रिफाइन करते हैं। पेड़ के अंदर पिल रिफाइन होने के बाद में कुछ टाइम लगता है, पता नहीं कितना बताया नहीं गया, लेकिन जब एकदम सटीक टाइम आ जाता है तब ये लोग यहाँ पे एकदम खतरनाक रामपुरा लेते हैं, पूरी नहीं रामपुरा, और उसको गुब्बारे के ऊपर मार के उसे खत्म कर एकदम काट देते हैं। जिसके बाद यहाँ पे इंटेस्टाइन्स के अंदर से एकदम तड़कती भड़कती रिफाइंड पिल बाहर निकलती है। गुब्बारा मींस पेट, यूट्यूब को फूल बनाना है। खैर जब इस पिल को निकाला जा रहा था तो फिर इन लोगों के बीच में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम लियांग था। वो एक बंदे से पूछता है कि तुम क्या सोचते हो इनके गुब्बारों के अंदर से ये जो निकली है इसे क्या कहते हैं? इस पे दूसरा बंदा आगे से बताता है जिसका नाम यहाँ पे वो योंग था। वो कहता है कि इसे यहाँ पे फेटल पियर एलेक्सियर कहते हैं, जो कि यहाँ पे इन लोगों के दूत ने बनाई है। वो हमें इस प्रोसेस के बारे में बताता है कि सबसे पहले इन लोगों को यहाँ पे माउंटेन घोस्ट का फ्लैश खिलाया जाता है, जिसके बाद इनके पेट के अंदर वो फ्लैश जाता है तो वो यहाँ पे इनके गुब्बारे को फुलाना शुरू कर देता है, और वो धीरे धीरे करके फ्लैश यहाँ पे पिल के अंदर रिफाइन होने लगता है। 3 महीनों के अंदर जब उस मांस का टुकड़ा यहाँ पे डेवलप होके फेटल पियरल के अंदर बदल जाता है तो फिर इन लोगों में से कई सारे यहाँ पे सक्सेसफुली फेटल पियरल एलेक्सियर के अंदर रिफाइंड हो जाते हैं, और उस पियरल को कंज्यूम करने के बाद में यहाँ पे कई सारे लोगों को इमोर्टैलिटी मिल जाती है। और ऑफ कोर्स कुछ जो यहाँ पे फेल हो जाते हैं उन्हें अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है, और वो फेल हो जाते हैं तो बढ़िया है, कम से कम उन्हें तड़पता नहीं पड़ता, क्या फायदा रिफाइन होकर दोबारा मरना पड़े। खैर इसके बाद लियांग यहाँ पे गुई योंग से पूछता है कि क्या होगी कि 3 दिन से पहले वो निकाला ही ना जाए, 3 महीने के बाद भी वो पेट के अंदर पड़ा रहे। जिसपे गुई योंग आगे से बताता है अगर 3 महीनों के अंदर उसे एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया, यानी कि एलेक्सियर को बाहर नहीं निकाला गया, तो वो एलेक्सियर यहाँ पे हैच कर जाएगा, जैसे कि फूटता है वैसे ही। तो लियांग आगे से पूछता है कि हैच होने के बाद में वो किस चीज के अंदर बदल जाएगा, जिसपे गोयोंग को भी नहीं पता था कि वो किस चीज के अंदर बदल जाता है। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये हैच होने के बाद में क्या निकलेगा, तो फिर इसका जवाब तुम्हें आगे ही मिलता है, क्योंकि हम लोग उस टेंपल को दोबारा देखते हैं जहाँ पे छोटे मॉन्क से कहा जाता है कि तुम्हारा सीनियर ब्रदर गया हुआ है अथॉरिटीज को इस बारे में बताने के लिए। अभी के लिए तुम उस खाने को यहाँ पे उस लड़की के पास लेके चले जाओ, जिसपे वो मॉन्क बिल्कुल ऐसा ही करता है। लेकिन जब वो कमरे के अंदर जाता है तब वो फीमेल बेनिफैक्टर वहाँ पे नहीं थी। तभी उसके पैरों में पास कुछ पानी जैसा कुछ आता है, और जब वो नीचे देखता है तो वो ब्लड था। इसके बाद जब वो छोटा मॉन्क साइड में देखता है तो फिर उसे साइड में बेनिफैक्टर दिखाई देती है जो साइड में खड़ी हुई थी। तो वो मॉन्क साइड में झुक के बेड की तरफ देखता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ पे हो तो फिर बेड की तरफ कौन है? तो बेड के ऊपर उस फीमेल बेनिफैक्टर की यहाँ पे बॉडी पड़ी हुई थी, जिसको देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है, और तभी उसके टकले के ऊपर एक बूंद की खून गा के गिरती है। इसके बाद जब वो ऊपर उठ के देखता है तो फिर वहाँ पे डिमोनिक बेबी था, जो कि यहाँ पे उसी के अंदर से निकला होगा पिल के हैच होने के बाद में। आई लाइक दैट बाय द वे। देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, ये जो उसके गले पे लटक रहा है ना, इसको पकड़ो, उठा उठा के मारो साले को। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस छोटे मॉन्क का जो बड़ा भाई था वो अपने साथ अथॉरिटी के कुछ लोगों को लेके आया था, और साथ ही में वो यहाँ पे मार्शल हॉल के साओ हुई को लेके आया था ताकि अगर कुछ खतरनाक हो तो फिर साओ हुई इन चीजों को हैंडल कर ले। क्या जो अथॉरिटी के लोग थे वो यहाँ पे साओ हुई की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे थे कि वो यहाँ पे उनकी मदद करने के लिए आया। वो लोग काफी ज्यादा शुक्रगुजार हैं। साओ हुई उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को ज्यादा शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, एक मार्शल आर्टिस्ट का काम ही यही होता है। हमें अंदर की बात ये बताई जाती है कि साओ हुई को यहाँ पे स्टुअर्ट ज़ेंग ने जहाँ पे भेजा था, ये कहते हुए कि वाह टेंपल के अंदर कुछ हुआ है और तुम्हें यहाँ पे ज़ॉ फैमिली के जो काले कांड है उन्हें कवर अप करना है। अंदर एक क्रॉप्स मॉन्स्टर होगा, तुम्हें उसे यहाँ पे छुपा के रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए वो चीज बाहर नहीं आनी चाहिए। साओ हुई आगे से पूछता है कि वो चीज क्या है, जिसपे स्टुअर्ट ज़ेंग आगे से कहता है कि जब तुम उसे देखोगे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। जिसके बाद वो लोग फाहुआ टेंपल के पास में पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो टेंपल के अंदर जाते हैं दरवाजा खोल के तो वो लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि टेंपल के अंदर बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे, वो भी आधे खाए हुए। इसलिए इस बड़े वाले मॉन्क को यहाँ पे छोटे वाले मॉन्क की चिंता होने लगती है और वो भागते हुए कमरे की तरफ जाने लगता है। अथॉरिटी के साथ में जो दूसरा बंदा था वो यहाँ पे उस मॉन्क के पीछे चला जाता है। वहीं पे जो बड़ा वाला अथॉरिटी ऑफिसर था वो यहाँ पे साओ हुई से पूछता है कि चलो ये जगह इन्वेस्टिगेट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या छुपा हुआ है। इसके बाद जब वो लोग उन बॉडी पार्ट्स को चेक करते हैं तो फिर इन्हें पता चलता है कि इन्हें खाया गया है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, बस काटने के निशान बने हुए हैं। इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये किसी बड़े इंसेक्ट ने किया है, लेकिन सवाल ये था कि इतना बड़ा इंसेक्ट ऐसा होता भी है इस दुनिया के अंदर। यहाँ पे ऐसी कोई भी बॉडी नहीं थी जो पूरी तरीके से सिंगल
सिंगल पीस में हो। जैसे साहुई को समझ में आ जाता है कि ये वही चीज है जिसके बारे में स्टुअर्ट ज़ेंग ने बोला था। उसी टाइम पे इन लोगों को खून के निशान दिखाई देते हैं जो कि एक कमरे की तरफ जा रहे थे, और साथ में ये खून के निशान उसी तरफ जा रहे थे जहाँ पे वो फीमेल बेनिफैक्टर भी थी। और जब वो लोग उस कमरे के अंदर जाते हैं तो ये लोग दंग रह जाते हैं क्योंकि सामने कुछ ज्यादा ही भयानक नजारा था। और साहुई के तो पसीने छूट जाते हैं क्योंकि वो चाह के भी इन सभी चीजों को छुपा नहीं सकता था, क्योंकि सामने कई सारी लाशों के बीच में एक बहुत बड़ा अंडा रखा हुआ था, एक कोकून टाइप में। वो पे बॉडीज का ढेर पूरी तरीके से पड़ा हुआ था। इसे चिड़िया घोंसले के लिए घास वास इकट्ठा नहीं करती, यहाँ पे बॉडीज इकट्ठा करी गई थी अंडे देने के लिए। खैर छोटे वाले मोंगा का भाई आगे से दो भाई प्रार्थना करने लगता है और तभी कोई बाहर से दरवाजा भी बंद कर लेता है। उसको देख के अथॉरिटी का ऑफिसर हैरानी हो जाता है। वो आगे से कहता है दरवाजा किसने बंद किया बे, तुम्हारा दिमाग तो नहीं ठीक है। तो फिर साहुई ऑफिसर को बताता है कि दरवाजा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये अंडा टूटने वाला है। साथ में साहुई ये भी बता देता है कि ये अंडा यहाँ पे माउंटेन घोस्ट के अंडे हैं। इनके ऊपर जो सिग्नेचर बना हुआ है इस मेथड का इस्तेमाल घोस्ट मदर कल्ट करते हैं। जिसपे ऑफिसर की तुगुनी फटी तो साहुई उसकी चौथी फाड़ने के लिए ये बताता है कि जैसे ही अंडा फूटेगा तो फिर आसपास जो ब्लड और फ्लैश पड़ा हुआ है माउंटेन घोस्ट उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके बाद वो अपनी सेकंड स्टेज के अंदर चला जाएगा। और ये फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट ही कर चुका है क्योंकि यहाँ पे जितनी भी बॉडीज थी वो उनके फ्लैश एंड ब्लड को एब्जॉर्ब कर चुका था। अब ये सेकंड स्टेज के अंदर इवॉल्व होने वाला था। और जब ये सेकंड स्टेज के अंदर इवॉल्व हो जाता है तब इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे गोपलिंग हॉर्स के बराबर हो जाती है। इसको सुन के ऑफिसर की और भी ज्यादा फटी, जिसके बाद अंडा फूटता है और वहां से ये भाई साहब बाहर निकलते हैं दी माउंटेन घोस्ट सेकंड स्टेज का। वो घोस्ट जैसे यहाँ पे छोटे मोंग को देखता है तो वो उसकी गर्दन के आगे बढ़ता है और उसको वहाँ पे पप्पी दे देता है, ये कहते हुए आई मेहताबा। जिसपे वो लोग लिटिल मोंग को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तब तक उसने अपने निशाना बदल के दूसरे वाले ऑफिसर को पकड़ लिया था और वो उसके कांधे के ऊपर भी पप्पी दे के उसे साइड में फेंक देता है। जिसके बाद वो छोटे वाले ऑफिसर को पकड़ के ऊपर उठा लेता है। तो फिर वो छोटा वाला ऑफिसर यहाँ पे साहुई से मदद को कहने लगता है कि मुझे बचा लो। वह पे साहुई की अलग ही फटी पड़ी थी। वो अपने मन के अंदर सोच ही रहा था कि ये मॉन्स्टर यहाँ पे ग्लोपिंग हॉर्स लेवल पे है और साथ में वो अभी तक यहाँ पे फोर्थ गेट को भी अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया है। और अगर ये चीज बाहर चली गई तो फिर बहुत सारी लोगों की जाने जाएंगी। लेकिन साहुई के लिए अभी जिंदा रहना ज्यादा जरूरी था, जैसे कि वो अभी तक जिंदा रहते हुए आया है, हमेशा सर्वाइव करते हुए। अगर वो अपनी आंखें मूंद ले और कुछ भी ना देखे तो फिर वो हमेशा की तरीके सेफ रहेगा। जब तक वो सही सलामत रहता है, उसके फादर सही सलामत रहता है, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन समस्या ये है कि इस तरीके के लोग यहाँ पे साहुई को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद वो अपनी शॉट को बाहर निकालता है और मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे पीछे खदेड़ देता है, जिससे वो दोनों मंग को यहाँ पे छुड़ा देता है। जिसके बाद वो माउंटेन घोस्ट से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, ये कहते हुए कि चलो देखते हैं ये ग्लोपिंग हॉर्स लेवल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हम लोगों को साहुई की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे वो चीख चीख के अपने एक दोस्त से कह रहा था कि वो बड़ा होकर यांगडोंग जैसा हीरो बनेगा। यांगडोंग साहुई के मास्टर का ही नाम है। जिसपे उसका दोस्त उसे कहता है यू आर सो कूल। तो फिर छोटा साहुई उसे बताता है कि वो इस बार अपने फादर के साथ सिटी जा रहा है और वो लोग यहाँ पे मास्टर जाओ रेसिडेंट के अंदर काम करेंगे क्योंकि ये उसी का ही चांस है। ब्रो डोंट इवन नो ब्रो इज गोइंग टू हेल। जैसे ही जाओ रेसिडेंस पहुंचता है तो फिर जो छोटा वाला जाओ युवान था वो उसे हचक देता है, ये कहते हुए साले तू बनेगा, तू मार्शल स्कूल ज्वाइन करेगा, पहले अपनी शकल देख, तो बिना माँ के कचड़ा है कचड़ा, तो और तेरा बाप जिंदगी भर इसी तरीके से कोने में ही पड़े रहेंगे। अच्छे से खातेदारी के बाद में ये तुरंत अपने बाप के पास आते हैं। तो ये बाप इनके यहाँ पे मरम पट्टी करते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत थी भाई लड़ाई में घुसने की, वो भी युवान के साथ में। इस पे साहुई कहता भी है कि उन लोगों ने पहले उंगल की थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन साहुई का फादर उसे समझा देता है कि तुम्हें यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब तुम बाहर रहते हो तो फिर अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट दिया करो, हम्बल रहा कर दो और सीखने के लिए रेडी रहा कर दो। इस पे साहुई इस चीज के लिए मान जाता है। इस पे साहुई के फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ ऐसा बनना चाहिए जिससे तुम यहाँ पे खुद को रिस्पेक्ट कर सको। इस पे साहुई अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर यहाँ पे मास्टर होता तो वो क्या करता, यानी कि यांगडोंग। फिर जब साहुई पहली बार यांगडोंग से मिला था तो यांगडोंग ने भी उससे कहा था कि मेरे सेट के अंदर जो भी आता है उसे ओपन माइंडेड रहना पड़ता है, हम्बल रहना पड़ता है, बेसिकली डाउन टू अर्थ बंदा, घमंड का नामो निशान ना हो और हमेशा सीखने के लिए रेडी रहो। उन्हें यहाँ पे अपने अचीवमेंट के ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए और हमेशा दूसरे लोगों के लिए मदद करने को रेडी रहना चाहिए। इसके बाद आसुई अपनी शॉट को बाहर निकालता है और वो यहाँ पे घोस्ट के ऊपर हमला कर देता है और पीछे समय यांगडोंग की बातें बताई ही जाती हैं वगैरह वगैरह जो उसने आसुई के टाइम पे बताई थी। ये उन्हीं बातों को दोहराया जा रहा था कि इंसाफ के लिए लड़ना है, ये वो खौफ, मुझे नहीं सुनना तुम्हारी बातें। साहुई जैसे चाहे वैसे हमला कर ले, घोस्ट को भाई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, वो सारे अटैक्स को यहाँ पे डॉज करते हुए जा रहा था। तभी कुछ मोमबत्तियां किताबों के ऊपर गिर जाती हैं तो उनपे आग लग जाती है। इसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है भाई जहाँ पे साहुई यांगडोंग की कहानी सुन रहा था कि उसने कैसे यहाँ पे किसी मॉन्स्टर को हराया था जब वो काफी ज्यादा कमजोर था या फिर यंग था। इसके बाद हमें साहुई की एक और सीन दिखाई जाती है जहाँ पे मॉन्स्टर उसके ऊपर भारी पड़ रहा था और वो उसे हरा दे रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो फाइट करना रुकता नहीं और मॉन्स्टर के साथ फाइट करते रहता है।
इसके बाद वही अटैक्स अटैक वटैक वटैक, मुझे नहीं फर्क पड़ता भाई इनके अटैक करने से। इसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहानी सुनाने वाला यांग डोंग की कहानी खत्म कर देता है कि मॉन्स्टर इस तरीके से काफी ज्यादा घायल हो चुका था और इसी के साथ में यांग डोंग भी बुरी तरीके से घायल हो चुका था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि घोस्ट मॉन्स्टर यहाँ पे साओहुई का एक हाथ ही उखाड़ लेता है, तो फिर साओहुई उल्टे हाथ से यहाँ पे शॉट को पकड़ता है और उसके मुंह के ऊपर घुटना मार के उसके सीने के अंदर शॉट घुसा देता है और इसी के साथ यांग डोंग की कहानी भी खत्म हो जाती है, जिसको साओहुई ये सब कुछ इमेजिन कर रहा था फाइट करते हुए। इसके बाद साओहुई उस मॉन्स्टर को वहीं पे ही दबा लेता है और जो दो ऑफिसर यहाँ पे आए हुए थे वो उनसे कहता है कि उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है, वो इस मॉन्स्टर को बाहर नहीं जाने दे सकता, इसलिए यहाँ पे उन दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा खुद को। वहीं पे ये मॉन्स्टर अभी ट्रू गॉब्लिन हॉर्स लेवल पे पहुंचा नहीं था, ये उससे नीचे पे ही था। वहीं पे जो ऑफिसर थे उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए और वो साओहुई से कहते हैं कि तुम एक अच्छे हीरो हो। इस पे साओहुई अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि उसे ज्यादा हीरो कहलाने के लायक हैं। इसके बाद हमें साओहुई की एक और फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पे जोए युवान उसे कहता है जाओ और जाके इनके हाथ पैर तोड़ दो और अगर तुम इनके हाथ पैर नहीं तोड़ते हो तो फिर मैं तुम्हारे तोड़ दूंगा। जिस पे साओहुई उन दोनों की तरफ आगे बढ़ता है और उनसे कहता है कि मैं इन सभी चीजों के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि अगर वो दूसरों के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा तो फिर वो ताकतवर नहीं बन पाएगा। इसके बाद अथॉरिटी के बाकी लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो फिर उन्हें सिर्फ जला हुआ टेम्पल ही मिलता है और जब वो लोग इर्द गिर्द थोड़ा बहुत चेक करते हैं और लॉज के अंदर पहुंचते हैं तो फिर उन्हें यहाँ पे साओहुई की जली हुई बॉडी मिलती है और साथ ही में उस मॉन्स्टर की भी। वो ऑफिसर इसी बारे में सोच रहे थे कि ये कौन सा जन है भाई जिसने यहाँ पे शॉट को इस तरीके से चलाया हुआ है और मॉन्स्टर के सीने के अंदर घुसा दिया है। इसके बाद जब वो लोग साओहुई को टोकन को चेक करते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि ये साओहुई है और हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे साओहुई ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं मारा था और वो उनके लिए यहाँ पे डोनट लेके आया था, बल्कि उसने यहाँ पे जोए युवान के हाथों मार खाई थी ताकि इन्हें कुछ भी ना हो। वो लोग उससे पूछते हैं कि तुमने हमारी मदद क्यों की भाई, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं। इस पे साओहुई आगे से कहता है क्योंकि वो एक हीरो है और हीरो बुली को वीक नहीं करते, इसके लिए मैं बिग रिस्पेक्ट कहना चाहूंगा। इसके बाद हम लोग जाओ मनार को दोबारा देखते हैं जहाँ पे स्टूडेंट जैंग की दोबारा क्लास लग रही थी। मास्टर जाओ उसे भाई पहले जा रहे थे, कहते तुझसे किसने कहा भाई ये सब कुछ करने को, तू मुझे आके बताएगा या खुद डिसीजन लेगा। वो उसे कहते हैं गेंडे कर तूने ऐसे करके दोबारा की तेरे पैर तोड़ के पिछवाड़े में लगा दूंगा मैं, जिंगो जैसा उछलेगा। फिर स्टूडेंट जैंग अपनी सफाई में कहता है कि सिचुएशन कुछ ज्यादा ही अर्जेंट थी, उन लोगों को जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना था। स्टूडेंट जैंग कहता है कि उन लोगों को जैसे ही पता चला कि वो लड़की इन लोगों की पकड़ से आजाद हो चुकी है तो वो उसके पीछे भागे, लेकिन तब तक वो पहले ही टेंपल के अंदर जा चुकी थी। फिर जब वो लोग तैयारी करके टेंपल के अंदर पहुंचे उसे पकड़ने के लिए तब तक पहले ही काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, अंडा हैच हो चुका था, इसलिए उनके पास कोई भी चॉइस नहीं थी और उन्हें यहाँ पे साओहुई को जाने देना पड़ा ताकि अथॉरिटी से पहले ही वो उन सभी चीजों से निपट सके और डीमन का नामो निशान मिटा दे। जिसके बाद वो अथॉरिटीज के साथ जैसे ही उस एज के अंदर गया तो उन लोगों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और उसे अंदर ही कैद कर दिया। जिसके बाद उन लोगों ने टेंपल के ऊपर आग लगा दी ताकि सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएं। इसमें मास्टर साहब उसके कान खींचते हुए कहते हैं गधे, आग लगा दी इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हवा में ही एविडेंस गायब हो जाएंगे, पूरे 3 दिन लगते हैं एक बॉडी को अच्छे से जल के खत्म होने में, खासकर उस मॉन्स्टर की। और किसी ने आग बुझा के उस जगह को इन्वेस्टिगेट कर लिया ना, हमारे पीछे एकदम पुलिस पड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक और आया हुआ था जो कि इन लोगों से कहता है बस करो, तुम में से हर एक इस बवाल के पीछे जिम्मेदार है और तुम में से कोई भी चीज से बच नहीं पाएगा। इसके बाद वो बंदा मास्टर जाओ से कहता है कि तुमने उस लड़की को अच्छे से संभाला नहीं, इसलिए हम लोगों को भारी नुकसान हुआ है। इसके बाद वो अपने ही कल्ट के एक मेंबर की तरफ आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि सुप्रीम मदर के लिए तुम्हारे एक्शन पूरी तरीके से सिंसियर नहीं थे, इसलिए तुमको इसके लिए यहाँ पे तगड़ी सजा मिलेगी। जिसके बाद वो उसकी मुंडी को पकड़ता है और उसका यहाँ पे भरता बना देता है, ये कहते हुए कि ये सुप्रीम मदर की इच्छा है। फिर जब वो बंदा इस बंदे का यहाँ पे भरता बना रहा था तो फिर इसको देख के जाओ और स्टूवर्ट जिंग उन दोनों की ही फट जाती है। वहीं पे वो बंदा यहाँ पे मास्टर जाओ से कहता है कि तुमने यहाँ पे सेक्ट के लिए काफी अच्छे से कंट्रीब्यूट किया है और काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए सुप्रीम मदर यहाँ पे तुम्हें वरदान देंगी। इसके बाद वो यहाँ से जाते हुए कहता है कि ये मत भूलना कि हम लोग एक ही नाव पे सवार हैं, अगर तुम डूबे तो मैं डूबा और अगर मैं डूबा तो फिर मैं तुम्हें ले डूबूंगा। इसमें मास्टर जाओ आगे से कहता है कि हाँ उन्हें ये सब कुछ पता है और वो लोग सारे बवाल को एक झटके के अंदर ही सफा चट कर देंगे। इसके बाद वो बंदा स्टूवर्ट जिंग की तरफ देखता है और उससे कहता है कि तुम सच में अपने बेटे को इस तरीके से फेंकना चाहोगे। इसके लिए स्टूवर्ट जिंग को कोई भी दिक्कत नहीं थी, वो अपने बेटे को यहाँ पे फेंकने के लिए रेडी था। इसके बाद वो बंदा यहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है फिर मैं तुम लोगों से बाद में मिलूंगा, और इसके बेटे को फेंकना का मतलब सेक्रीफाइस नहीं था, ठीक है वो कुछ अलग मतलब था, तुम्हें आगे पता चलेगा। खैर इसके बाद मास्टर जाओ आराम से बैठते हैं और चैन की सांस लेते हैं और स्टूवर्ट जिंग आगे से कहता है कि वो हमें ओपनली धमका के गया है। जिसपे मास्टर जाओ आगे से कहते हैं कि हम कुछ कर भी कहा सकते हैं, अगर उसकी फैमिली की वेल्थ और पावर ना होती तो फिर वो अभी
था कि यहाँ पे उस दूत का कहना ही ना मानता, ना ही उसकी बात सुनता। इसके बाद मास्टर साहब एक और चीज से पर्दा उठाते हैं कि अंडे के पास जो बॉडीज पड़ी हुई थी वो इन्हीं लोगों ने इकट्ठा करके वहां पे डाली थी, ताकि अंडा पूरी तरीके से मैच्योर हो सके और जो घोस्ट माउंटेन था वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो सके और पूरी तरीके से वो लोग उस जगह को एकदम पूरी तरीके से सफा चट कर सके और कोई भी सबूत वहां पे ना बचे। इन दोनों के कर्म कांड देख के तो एक बार डेविल भी कहेगा कि पहले आप कैराबिक के लिए इन लोगों का सारा मामला एकदम स्मूथली चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कोर्ट है यानी कि कानून है वो यहाँ पे पहले ही अपना काम धाम शुरू कर चुका और वो लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके हैं। लेकिन मास्टर जाओ ने भी एकदम स्ट्रोक प्लान बना के रखा था। वो आगे से कहते हैं कि जैसे ही यहाँ पे टेम्पल का मैटर सलटल होगा वो लोग तुरंत यहाँ से हांग जाओ के लिए निकल जाएंगे। उन लोगों ने पहले वहाँ पे एक जगह ढूंढ रखी है और ये लोग वहीं पे ही बस जाएंगे और वहां से इमोर्टल बनने की तैयारी शुरू करेंगे। और वहाँ पे कोई भी नहीं होगा इनके मैटर के अंदर उंगली करने के लिए, ना ही कोई डोंगजिंग ना ही कोई यांग डोंगजिंग। वो लोग वहाँ पे मस्त आराम से रहेंगे और जितना हो सके उतना ज्यादा आग मुतेंगे। इसके बाद हम लोग आसुई को देखते हैं और इसे भी यहाँ पे साओ हुए की खबर मिली थी। वो मन के अंदर यही सोच रहा था कि मैंने सोचा भी नहीं था कि भाई का अंत इस तरीके से होगा। और लीवो ने आसुई को बताया था कि वो पहला बंदा था जो कि उन लोगों लेके यहाँ पे खड़ा हुआ था। हाँ बहुत अलग थी कि साला ये पीछे भी हट गया था तुरंत। वहीं पे आसुई को दाल में कुछ तो काला लग रहा था कि टेम्पल साला इतने जल्दी तो कुछ नहीं होने वाला था वहाँ पे, और आसुई इतनी जल्दी वहाँ पे पहुंच कैसे गया बिना किसी मैटर कि वो लोग कैसे वहां पे पहुंच सकते हैं। अथॉरिटी के मामले में वो लोग नहीं घुसते हैं। लेकिन आसुई को घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो इस चीज को इग्नोर मार देता है। हालांकि उसी टाइम पे उसकी मुलाकात यहाँ पे चेंजिंग के फादर से हो जाती है। वो उनसे पूछता है कि क्या चल रहा है। इस पे चेंजिंग के फादर उससे कहते हैं कि तुम अपने घर जाओ और देखो तुम्हारे घर के सामने क्या बवाल चल रहा है। इसके बाद आसुई अपने घर के लिए निकल ही रहा था कि उसी टाइम पे हम लोग एक सेंटीपीड को देखते हैं। तभी कोई इसके ऊपर हाथ मारता है और इसे खा ही जाता है, इमोर्टैलिटी इमोर्टैलिटी कहते हुए। और ये अपना साउजिंग था जिसके पेट के अंदर से भी अंडा फूटा था और ये बाहर आ गया था। और क्योंकि इसका रिश्ता यहाँ पे आसुई के साथ गहरा था इसलिए आसुई के पास ही आया था सूंघते सूंघते। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमें कोई बता रहा था कि ऐसा कहा जाता है कि जितने भी महान लोग होते हैं उनकी जिंदगी हमेशा यहाँ पे कठिनाइयों और सफरिंग से भरी रहती है। सफरिंग जितनी ज्यादा कठिनाई होगी उतनी ज्यादा यहाँ पे महानता मिलेगी। फिलोसफी अच्छी है लेकिन माइंडसेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। पता चले बंदा छपरी बन जाए तो। करिए फिलोसफी पिलने वाले और कोई नहीं, आसुई की कोई रिश्तेदारी थी और इनका नाम यहाँ पे जुएचेंग कुआन था। और साथ ही में हम लोग इनके बेटे डिंगी को भी देखते हैं जो कि अपने फादर से कह रहा था कि फादर मैं समझ रहा हूँ आपकी मतलब, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आप सफरिंग क्रिएट करेंगे। भाई तो इसका नाम डिंगी अगर मैंने नहीं बताया है। और इसके फादर ने डिंगी को एकदम लिटा के रखा था मस्त तरीके से। और ये अपने फादर से कह रहा था कि आपको इतना भी आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप बस मछुआरे हैं और मछुआरे ही रहेंगे। लेकिन डिंगी के फादर उसकी तशरीफ के ऊपर डंडी मारते हुए कहते हैं कि तुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम तुझे सफरी देंगे, कठिनाइयां देंगे, जिसके बाद तू जाके बड़ा महान बनेगा। जिस पे डिंगी चीख चीख के कह रहा था कि ऐसे कठिनाइयां आती हैं, बनाई नहीं जाती। अरे कोई अनाथ हुआ जो महान बना उसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप अपने ही बेटे को नदी किनारे छोड़ के चले आएंगे कि वो बड़ा होकर महान आदमी बनेगा और वो आपके पास दोबारा आएगा। लेकिन डिंगी के फादर घंटा नहीं सुन रहे थे। उन्होंने भाई उसे लिटा रखा था एकदम, और एकदम बढ़िया से खातिरदारी कर रहे थे उसकी, मतलब थड़ा मारे ही जा रहे थे। डिंगी तो भाई कजिन था आसुई का और ये शायद से फूफा या चाचा होंगे। हम इनकी वाइफ को यहाँ पे दूर से एकदम कमरे के अंदर झांकते हुए देखते और इन्हें यहाँ पे डिंगी के लिए बुरा लग रहा था जो उसकी लिटा के एकदम खातिरदारी करी जा रही थी। ये लोग कह रहे थे कि हमने इसे मार्शल स्कूल भेजा था लेकिन उसने यहाँ पे बवाल कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया इसके लिए। और तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि इन लोगों ने आसुई के लिए घंटा कुछ नहीं किया था, चावल का एक दाना नहीं दिया उसे। इसलिए आसुई की एक आन को पता था कि वो लोग यहाँ पे बिल्कुल भी लायक नहीं है कि वो लोग आसुई से कुछ भी मांगे। जिनका नाम गुवान टियांग था और इनके बाल काले हैं बाय द वे। चिक चिक के अपनी दूसरी भाभी या फिर जो भी था उनसे कह रहे थे कि तुम्हें सच में लगता है कि हम लोग इस चीज के लायक भी हैं। इसके बाद वो रॉजर्स जाके कहती हैं कि बहुत हुआ, वो वापस आ चुका है। बाय द वे डिंगी की जो खातिरदारी हो रही थी वो आसुई के घर के सामने ही हो रही थी। इसलिए आसुई उन लोगों से पूछता है कि ये खातिरदारी मेरे घर के सामने क्यों हो रही है। इस पे डिंगी उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से ही हो रही है। लेकिन आसुई के जो अंकल थे वो यहाँ पे आसुई को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम तो मेरे प्यारे भतीजे हो। इसके बाद वो आसुई को मक्खन लगाने लगते हैं, ये कहते हुए तुम तो मेरे प्यारे भतीजे हो, तुमने एकदम खतरनाक काम किया है, तुम यहाँ पे यांग डोंग के डायरेक्ट डिसाइपल बन चुके हो और इससे ज्यादा सम्मान की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। भाई तो हम इस वीडियो को यहीं पे ही खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। मजा तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा जब डिगी के फादर उसे कहेंगे कि तुम इसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। इस पे आसुई से कहता है सच में, और डिगी की उस टाइम पे फटके चार। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ही खत्म होता है।